पीवाईक्यू था 2016 का। 2016 का क्वेश्चन आपको दिया था। 2013 और 14 का मैंने करवाया था ना। दो ईयर्स का तो मैंने करवा दिया था, लेकिन 2016 का एक क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में दिया था। कितने लोगों ने किया है? किसने किसने किया है? जल्दी बताया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो। आज 7th क्लास और अभी हम लोग ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो क्लासेस जिसमें आप मूलभूत अवधारणा इथिक्स की बना रहे होते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुमको दिखाया कि 10 नंबर का एक सवाल हर ऑल्टरनेट ईयर्स में लगभग आता है इससे, लेकिन फिर भी हम सिलेबस तक नहीं पहुंचे हैं और आप बाद में इसी बात पर शोर मचाएंगे कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप ये थोड़े ध्यान रखेंगे कि जो पढ़ाया वो कितने काम का है। इसलिए फटाफट बताइए कि आप में से होमवर्क अगर किया है। अब ये फौजिया, ये मैं नहीं बताऊंगा डीएमपी का है या सीएमपी का है, ये सब तुमको ध्यान देना चाहिए। इतने कमेंट्स पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, इतना फुर्सत में थोड़े रहता हूं। अगर आपको मैंने कोई सवाल दिया तो ये याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। आईएएस तुमको बनना है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कौन सा सवाल, इतनी फुर्सत नहीं है। क्वेश्चन है 2016 का 1 का ए। 1 का ए है, क्या क्वेश्चन है? स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आईएएस बनने के लिए बहुत सिंसियरिटी जरूरी है। तुमको 2016 का अगर क्वेश्चन नहीं पता, तुम एनवायरमेंटल एथिक्स में घूम रहे हो जो 2015 का क्वेश्चन है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खराबी यही है, ऑनलाइन में आपके अंदर कोई फियर नहीं होता। ऑफलाइन में आप होते हैं क्लास में, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट को टारगेट करता हूं, पूछता हूं कि तुम बताओ भाई, सामने बैठे बच्चे को, तो बच्चे ना बहुत डिसिप्लिन के साथ, रिगर के साथ आते हैं। ऑनलाइन में रिगर खत्म हो जाता है, अपने घर में बैठ के कहीं भी लेटे हुए बैठे हुए, कभी लाइव किया, कभी रिकॉर्डेड देख लिया। तुमको समझाया था कि तुमने जितना कुछ सीखा है वो सब कुछ तब सीखा है सही तरीके से, मुश्किल से मुश्किल बात सीख ली। आज तुम कोशिश करो कि तुम 20 साल 19 साल 21 साल के होगे, अगर कोशिश करो कि मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, 3 साल लगा देते हो फिर भी नहीं सीख पाते हो। और वही एक बच्चा 5 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू करता है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, और 3 साल स्कूल जाता है, 8 साल का होते होते अंग्रेजी फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगता है। पता है क्यों? डिसिप्लिन। एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता एक वयस्क आदमी की तुलना में कम होती है। 20 साल में तुम वयस्क हो, 19 साल में तुम वयस्क हो, तुम भाषा नहीं सीख पा रहे हो। अगर तुम भाषा इतनी आसानी से सीख लेते तो आप में से बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में स्विच कर जाते, आपको मुश्किल आएगी। लेकिन 5 साल के बच्चे को हम सिखाना शुरू करते हैं और 8 साल 9 साल का होते होते अंग्रेजी बोलने में लगता है, लिखने में लगता है। तो स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, टीचर पूछते हैं, झिझकता नहीं है, गलती करने से घबराता नहीं है, सीख लेता है। आपने बचपन में कोई ऐसी चीज सोची जो बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के, बिना होमवर्क के सीखी हो? यहां तो क्लास शुरू हो जाती है, 8-2 मिनट हो गया, तब तक बच्चे आते रहते हैं गुड इवनिंग बोलते हुए। क्या आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो ऐसे आएंगे कि कल 15 मिनट बाद आ गए, कल 20 मिनट बाद आ गए? तो ना कुछ चीजों में बहुत सिंसियरिटी रखो। आप कभी राजेंद्र नगर अगर जाए, कभी दिल्ली आओ एक बार, और राजेंद्र नगर की किसी लाइब्रेरी में जाओ, कुछ यहाँ लाइब्रेरीज हैं, बहुत रिप्यूटेड लाइब्रेरीज हैं, उनसे हर साल 15-20-25 रिजल्ट आता है लाइब्रेरी से, उसे पढ़ने वाले लोगों का। तो पाओगे कि इतने अनुशासन के साथ बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारी आंख खुल जाएगी कि सीरियस यूपीएससी की तैयारी क्या होती है। तो कई बार तुमको इस एग्जाम का जब रिजल्ट नहीं पता होता तो तुम अलग ही दुनिया में रह रहे होते हो। एक बार घूम के आओ, यहाँ एक हॉस्टल है जेटीएफ, एक हॉस्टल जेटीएफ, 125-150 बच्चे रहते हैं। उस 125-150 बच्चों में से हर साल 20-25 लोग सिलेक्ट होते हैं। जितना लाखों हिंदी माध्यम से सिलेक्ट नहीं हो रहे, उतना 125-150 बच्चों में से हॉस्टल में सिलेक्ट हो जाते हैं। जामिया के हॉस्टल तुमने सुना होगा, उस हॉस्टल से 18-20 लोग सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्ट नहीं होते केवल अंडर 100 5-5-10 लोग रहते हैं। 200 लोग आए जामिया में रहने के लिए, 150 लोग, 17-18 लोग सिलेक्ट हो गए। क्या फर्क है? अनुशासन, डिसिप्लिन, निरंतरता, होमवर्क करना, रिगर दिखाना। ये एग्जाम पूरी तरह से निरंतरता का एग्जाम है। कोई टीचर तुमको आईएएस नहीं बना सकता अगर तुम आईएएस बनने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर मैंने कल 2 सवाल करवाया एथिक्स में, तुमको सबसे आसान सवाल मैंने होमवर्क में दिया। मैंने जो करवाया उसमें पूछा था व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है, दिमाग लगाना पड़ता। सवाल था लोक प्रशासन में नैतिकता की जरूरत और क्यों है, दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन जो सवाल 2016 का होमवर्क में दिया है, इसमें सीधे सीधे पूछा गया नैतिकता समाज मानव को भला कैसे करती है। 2 सवाल करवा दिया, इसकी प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। अब तुम अगर मुझसे आज पूछोगे सर कौन सा सवाल, क्या सवाल, तो तुम खुद से पूछो, मुझसे मत पूछो। तुम खुद से पूछो कि जब तुम एक क्वेश्चन नहीं देख पाए कल 9 बजे से लेकर आज 7 बजे तक 22 घंटे में 15 मिनट उसमें लगा नहीं पाए, और वो पेपर पढ़ रहे हो जिस पेपर को 250 नंबर का पेपर है, इतिहास भूगोल जोड़ लोगे तो उसका 1.5 गुने के बराबर पेपर है। 160-70 नंबर का इतिहास भूगोल दोनों मिला के आता है फर्स्ट पेपर में, उसके अलावा सोसाइटी और कल्चर होता है, तब 250 नंबर बनता है। और बार-बार कहा कि इसका एनसीईआरटी बच्चा ना, इसका किसी गाइड में कुछ मिलेगा तुमको, तभी तुम ये कर रहे हो। चलिए, आचार नीति समाज और मानव का भला कैसे करती है? तुमको डांटने से पड़ता है ना, कई बार जगाना पड़ता है तुमको। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। पहले इसको करेंगे और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस पे, हम लोग कल सिलेबस की व्याख्या समझ रहे थे कि हमारी यूनिट्स कैसे आपस में जुड़ी हैं, 7 यूनिट में सिलेबस क्यों बटा है, उसकी पढ़ाई करेंगे। मैं बता देता हूं
अगर आप में से कोई बताना चाहे तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं। यहां भी सवाल में अंग्रेजी में पढ़ोगे तो सवाल ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो कई बार सवाल समझने में मुश्किल होगी। स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का भला कैसे करती है, किस प्रकार भला करती है, क्वेश्चन है। बताओ, जिन्होंने किया हो वो बताएं। कोई कोई स्टूडेंट बताएगा? कोई स्टूडेंट बताएगा? 2 मिनट का समय है। बौद्धिकता, संवेदनशीलता, भौतिकता, आध्यात्मिकता से मानव समाज का कल्याण करता है। ये तो मानव का कल्याण हुआ, समाज का नहीं। आचार संहिता आम सहमति का निर्माण करती है, सही बात नहीं है। आम सहमति हर बार सही नहीं होती है। मैंने कहा जितनी कुरीतियां थी उन पर सब में आम सहमति थी। कुरीतियों के पक्ष में प्राय आम सहमति होती। राजा राम मोहन राय अकेले हैं जो सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। पूरा बंगाल का समाज सहमति बना के बैठा है कि सती प्रथा चलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सवाल लिखोगे तो तुम समझ पाओगे कि ये बात नहीं लिखनी है। नहीं, ये आचार संहिता लागू होती है चुनाव के समय, बात सही है। सवाल पूछा है किस तरह से समाज मानव का भला करती है। अमित कुमार राज कह रहे हैं आचार नीति मानव को नैतिकता और नैतिकता में अंतर समझाती है। इस तरह समाज में नैतिकता होने पर सबका, कुछ आप लिखना चाहते होंगे, भला होगा, कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। ठीक बात है अमित, इसको किसी उदाहरण से समझाना पड़ेगा। समाज में नैतिकता व्यवस्था बनाती है, नैतिक मूल्यों की पहचान, अहिंसा, न्याय से। कुछ और बताओ, थोड़ी तगड़ी बात बताओ। परंपरागत रूढ़ियों का मूल्यांकन करके। ठीक बात है स्वीटी, अच्छा है, इसके साथ उदाहरण जोड़ना पड़ेगा। जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को बेहतर समाज बनाने के, हाँ, ये आचार नीति का मतलब एक मायने है, व्यक्ति समुदाय को नैतिक और सदाचार जीवन जीने के लिए। अच्छा, आचार नीति से अपनी बात की सहमति कर सकते हैं। अपनी बात की सहमति क्यों करवाना चाहती हो? वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आया इसका। लोगों की पीड़ा को दूर करती है। ठीक बात है नीलाक्षी, इसके साथ उदाहरण जोड़ना पड़ेगा। बात आपकी ठीक है। दयानंद सरस्वती का उदाहरण मत जोड़ना। किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मत जोड़ो जिसका संबंध धर्म से है मूलतः। तुम ऐसी बात पर ज्यादा चर्चा करो जिसका संबंध सेकुलर नैतिकता से है। लोगों के अंदर नई सोच, हर नई सोच जरूरी थोड़ी अच्छी हो। चलिए देखिए, आप में से कुछ लोगों ने अच्छा प्रयास किया, ऐसे प्रयास करना है। देखो, मैंने कहा था कि जब भी तुमको सवाल लिखना हो शुरू में तो एक बार में सवाल मत लिखना, सवाल को तोड़ लो। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो पाओगे लिखा है एक्सप्लेन हाउ इथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। अंग्रेजी में क्या लिखा है? एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। इससे क्या फायदा हुआ अंग्रेजी में पढ़ने से? हो सकता है आचार नीति का मतलब आपको समझ में ना आ रहा हो। जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा एक्सप्लेन हाउ एथिक्स, इसका मतलब आचार नीति का मतलब एथिक्स है। तो सवाल क्या बन गया? अब सवाल बन गया नीति शास्त्र या नैतिकता समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को आचार नीति समझ में ना आया हो। अंग्रेजी में आचार नीति की अंग्रेजी एथिक्स लिखी है, इसलिए हमेशा हिंदी का अनुवाद पढ़ना। जैसे कल व्यावसायिक सक्षमता का मायने बहुत लोग व्यवसाय से ले रहे थे, व्यापार से, जबकि व्यवसायिक की अंग्रेजी लिखी थी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पढ़ते तो अलग मायने निकलता। बिजनेस नहीं थी उसकी अंग्रेजी, व्यवसाय की अंग्रेजी बिजनेस नहीं थी, व्यवसाय की अंग्रेजी प्रोफेशनल थी। वैसे यहां आचार नीति की अंग्रेजी एथिक्स है। तो अब मैंने क्या कहा था कल कि जब भी सवाल करना तो पहले सवाल को सरल सरल टुकड़ों में तोड़ लो, जितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो। 3 सवाल बनेंगे इसमें। पहला सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल बनेगा आचार नीति या नीति शास्त्र क्या होता है। दूसरा सवाल बनेगा आचार नीति यानी नैतिकता समाज का भला कैसे करती है। तीसरा सवाल बनेगा आचार नीति मानव का भला कैसे करती है। इसमें भी हमको बताना है क्या? तर्क प्लस उदाहरण। इसमें भी बताना है क्या? तर्क प्लस उदाहरण। इसका मतलब अगर मैं नीति शास्त्र का मायने बता दूं और फिर नीति शास्त्र का मायने बताने के बाद नीति शास्त्र मनुष्य का भला कैसे करता है उसका कोई एक तर्क उदाहरण समझा दूं, फिर ऐसे ही मैं नीति शास्त्र समाज का भला कैसे करता है इसका एक तर्क उदाहरण समझा दूं, तो उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 बातें सवाल में है, नीति शास्त्र का मायने, नीति शास्त्र समाज का भला कैसे करता है और नीति शास्त्र मानव का भला कैसे करता है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमेशा सवाल तोड़ना है। तो कभी उत्तर बताने से पहले हमेशा आगे से प्रोसेस बताना मुझे कि सर मैं इस प्रोसेस से 3 पार्ट में ये सवाल तोड़ दिया। पहले पार्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं कहता हूं 2 मिनट का टाइम ले लो, तो 2 मिनट के टाइम में सोच के लिख के पूरा तब पोस्ट किया करो, जिससे बात पूरी पता चल जाए। आचार नीति नीति शास्त्र क्या होता है, तो मैं पहले वाले में क्या करूंगा?
नीति शास्त्र के दो तीन मायने बता दूंगा। जैसे कहूंगा नीति शास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, नीति शास्त्र पीड़ा को कम करने आनंद को बढ़ाने का विज्ञान है। दो तीन मायने बता दूंगा, कुछ भी मायने बता दो। नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान है। तो पहले वाले प्रश्न के जवाब में क्या करना है, इसके जवाब में आपको नीति शास्त्र का आशय बताना है। दो तीन आशय बता दो, बात हो जाएगी। उसको मैं बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहले उसको हम लोग बता चुके हैं कि नीति शास्त्र क्या होता है। 6 महीने तुम उसके पढ़ चुके हो। आचार संहिता का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है, जीवन की गुणवत्ता का विज्ञान है, आनंद का विज्ञान है, मानकीय विज्ञान है, दुविधा समाधान का विज्ञान है। बहुत सारी बात पढ़ चुके हो, उसमें से कोई दो तीन तुम यहां लिख सकते हो। अब आओ दूसरे में, आचार नीति समाज का भला कैसे करती है। समाज का भला कैसे करती है, क्या करेंगे हम, हमको बताना है आचार नीति समाज का भला कैसे करती है। हम कहेंगे आचार नीति का संबंध किससे है। आचार नीति एथिक्स का संबंध मूल्यों से है, जैसे न्याय, समानता, लोकतंत्र, लैंगिक समानता इत्यादि। ठीक है, एथिक्स क्या है, मूल्यों का विज्ञान पढ़ा है ना। तो मैं कहूंगा आचार नीति मूल्यों का विज्ञान है। किस तरह के मूल्य, न्याय, समानता, समानता। तो क्या कहेंगे, आचार नीति समाज में इन मूल्यों को स्थापित और क्या करती है, सुदृढ़ करती है, जिससे सामाजिक कुरीतियों का अंत होता है तथा समाज क्या बनता है, प्रगतिशील बनता है। पहला तर्क क्या बनाया कि अगर एथिक्स किसी समाज में ले आओगे तो एथिक्स क्या करेगा, मूल्य समाज में डालना शुरू करेगा, और समाज में मूल्य आएंगे, समाज प्रगतिशील बनेगा, उसकी रूढ़ियां और कुरीतियां खत्म होगी। अब ये बात कहीं इसको समझाने के तुरंत उदाहरण देना पड़ेगा। क्या कहेंगे, जैसे अब तुम उसके नीचे लिखोगे, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, तुम उसके नीचे लिखना। जैसे भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने क्या कहोगे, समानता, लैंगिक न्याय जैसे मूल्यों को मजबूत किया। एक एग्जांपल किसका दे दिया, तुमने इतिहास में पढ़ा होगा। इंडिया में 19वीं सेंचुरी में क्या हो रहा है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो रहे हैं। रिफॉर्म मतलब समाज बदलना। किससे बदला गया, राजा राम मोहन राय के उदारवादी उपयोगितावादी नैतिकता से। पढ़ लोगे तो यहां उदारवादी उपयोगितावादी नैतिकता लिख दोगे कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने उदारवादी और उपयोगितावादी नैतिकता से समाज में लैंगिक न्याय, समानता जैसे मूल्यों को मजबूत किया। इससे हमारे समाज में सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का क्या हुआ, अंत हुआ। मैंने कम में लिखा, तो इस भाषा को थोड़ा और रिफाइन कर देना। इस तरीके समाज का क्या किया, नैतिकता ने भला किया। तुम इसकी जगह राजा राम मोहन राय की जगह चाहते तो कहते अंबेडकर के नैतिक आंदोलन से वर्ण व्यवस्था की सामाजिक कुरीति कमजोर पड़ी और उनके उदारवादी नैतिकता से समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्य मजबूत हुए। इस रूप में आचार नीति या नैतिकता समाज में रूढ़ियों को कम करके, प्रगति को बढ़ा के, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को मजबूत करके समाज का क्या करती है, भला करती है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, तर्क बताओ ही मत, 4-5 उदाहरण बता दो और उदाहरण समझा दो कि आचार नीति समाज का भला कैसे करती है। दूसरा तरीका क्या है, इसी का दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि हम क्या कह दें, हम 5-6 उदाहरण लें। जैसे हम कह दें कि आचार नीति समाज का भला किस प्रकार करती है, इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला ले लिया हमने, मान लो राजा राम मोहन रॉय का सती प्रथा का अंत। दूसरा ले लिया मार्टिन लूथर किंग और रोजा पार्क्स का रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तीसरा ले लिया अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। ऐसे 2-3 और बता दोगे कोई दुनिया से। जेएस मिल का स्त्रियों की समानता की नैतिकता पर बल, कहोगे ये वो चीजें हैं जिनके थ्रू इथिक्स ने, नैतिकता ने समाज को प्रगतिशील बनाया, बदला और समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को मजबूत किया। इस रूप में आचार नीति समाज का भला करती है। तो चाहे तुम आंदोलन बता दो कि 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में दास प्रथा का अंत, ऐसी बातें कह दो कि इन सब के पीछे इथिक्स थी। इस लिहाज से इथिक्स सामाजिक रूढ़ियों कुरीतियों का अंत करके समाज का भला करती। तो पहला भाग ये हो गया। आपको उसमें पहचानना था जो मैंने पढ़ाया था कि इथिक्स जहां आएगा वहां मूल्य मजबूत होते हैं।
तो 3 मूल्य मैंने चुन लिया, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, और उनके थ्रू मैंने कह दिया कि ये कहीं पे एथिक्स आएगा तो मूल्य आएंगे, और ये मूल्य आएंगे तो उससे समाज का भला होगा। दूसरा पार्ट क्या है? आचार नीति मानव का भला किस प्रकार करती है? आचार नीति मानव का भला किस प्रकार करती है? मानव का भला कैसे करती है? अब इसके संदर्भ में आप कहेंगे, अच्छा पहले वाले में तुम पीड़ा भी बता सकते थे कि समाज में जिन कारणों से पीड़ा आती है, आचार नीति एथिक्स उनको हटा देती है। जैसे अंबेडकर की नैतिकता के आने से दलितों के जीवन में जो पीड़ा थी उसकी मात्रा कम हो गई। तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिखा वैसे लिखोगे। एथिक्स समाज को क्या देता है, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है तो उसी को जोड़ के उसके 2-3 उदाहरण दे दो। आचार नीति समाज का भला कैसे करती, बन जाएगी। तुम चाहते इसको संविधान से लिख देते कि 1950 में संविधान चुना, बनाया, अडॉप्ट किया, संविधान एक नैतिकता लेके आया। 1950 के संविधान की उस नैतिकता के आने के बाद से भारत में बहुत सारी रूढ़ियों और कुरीतियों का अंत हुआ है, समानता बढ़ी है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता ने क्या किया, देश में स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बढ़ाया है। इसी प्रकार आचार नीति समाजों का भला करती है। तुम संविधान से बात कर रहे थे कि 1950 में भारतीय राज्य ने संविधान के रूप में एक नैतिकता का चुनाव किया, और उस नैतिकता के आने के बाद से पिछले 74-75 वर्षों में भारत में सामाजिक रूढ़ियां और कुरीतियां कम हुई हैं, समानता स्वतंत्रता लोगों की बढ़ी है। इस रूप में आचार नीति समाज का भला करती है। अब मनुष्य का भला कैसे करती? एक आदमी में एथिक्स आ जाए तो क्या उसका भला हो जाएगा? ये सारे आंसर जब तुम आगे और पढ़ लोगे तो और अच्छा लिखोगे, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ एथिक्स की लिमिटेड परिभाषाएं पढ़ी, तुम्हारे पास उदाहरण ज्यादा नहीं है। जब तुम मिल पढ़ लोगे, जब तुम गांधी पढ़ लोगे, जब अंबेडकर पढ़ लोगे तो और बढ़िया लिखोगे इनको, क्योंकि तुम्हारे पास उदाहरण ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन अभी जितना पढ़ाया उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे आचार नीति से व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है, उसकी उत्कृष्टता बढ़ जाती है। तो पहली बात क्या कहेंगे, आचार नीति या नैतिकता व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाकर उसका तथा समाज दोनों का भला करती है। इसका तो किसी में नैतिकता आ जाए तो व्यक्ति का भला हो जाएगा, समाज का भी। जैसे सुकरात के भीतर नैतिकता के विकास ने उसका चरित्र बेहतर बनाया, उससे सुकरात को भी फायदा हुआ, समाज को भी फायदा हुआ। नेल्सन मंडेला के नैतिक होने से नेल्सन मंडेला को फायदा हुआ, समाज को फायदा हुआ। दूसरा तर्क आपने कल पढ़ा था कि अगर हमारे अंदर एथिक्स आता है तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, सारे आयामों का विकास होता है। तीसरा पढ़ा था आपने कि एथिक्स अगर हमारी दुनिया में आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा तो उससे हमारी तमाम तरह की पीड़ा कम होती है। और समझाया था कि जहां जहां एथिक्स आया दुनिया में वहां लोगों के जीवन में आनंद बढ़ गया। आपने सूचकांक बताया था। अभी भी कल तुमने अगर न्यूज पढ़ा है तो नया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, उसमें भी तुम देखोगे जिन मुल्कों में करप्शन ज्यादा है वहां लोगों की जिंदगी में आनंद कम है। सब नैतिकता बढ़ती है, करप्शन घटता है, आनंद बढ़ता है। तो नैतिकता के इस तरह के कुछ मायनों से तुम दिखा देते किस तरह से नैतिकता मानव का भला करती है। मानव के जीवन में पीड़ा कम करके, उसका सर्वांगीण विकास करके, उसके चरित्र को बेहतर बना के मानव का भला करती है। समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य देके समाज को प्रगतिशील बना के समाज का भला करती है। तो 5 मुख्य बातें हो गई। मनुष्य के स्तर पर उसके चरित्र का विकास, उसके जीवन में पीड़ा कम करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, कल्याण करना, इससे मनुष्य की भलाई, सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करना, कुरीतियों को हटाना, और समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों को मजबूत करना, उसको प्रगतिशील बनाना। इस तरीके से समाज का भला करती है। आंसर हो जाता है। दोनों के संदर्भ में आपको बस क्या करना था, इसके बाद कुछ उदाहरण भर देने थे जहां नैतिकता से मनुष्यों का विकास हुआ हो और जहां नैतिकता से समाज को फायदा हुआ। 2 तरह के उदाहरण अगर आप दे देते उत्तर कंप्लीट हो जाता। तो 3 भाग में उत्तर था ये। एथिक्स की परिभाषा मायने पहले भाग में लिखो। समाज की भलाई के संदर्भ में चाहे संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण ले लो, चाहे सुधार आंदोलन ले लो, चाहे फ्रांस की क्रांति ले लो, चाहे रूस की क्रांति ले लो, कुछ क्रांतियां ले लो, कह दो कि इन नैतिकताओं से ही क्रांतियां हुई जिससे दुनिया में तानाशाही का अंत हुआ। फ्रांस की क्रांति बंधुत्व और स्वतंत्रता के मूल्य पर हुई, रूस की क्रांति समानता के मूल्य पर हुई, इंग्लैंड की ग्लोरियस क्रांति से लोकतंत्र आया। तो ऐसे उदाहरण करके दिखा सकते हो कि ये सब नैतिकताएं हैं जो आई और उससे दुनिया में जारशाही का, तानाशाही का, राजतंत्र का अंत हुआ। इस रूप में नैतिकता समाज का भला करती, मानव के भला का भी ऐसे कोई 2-3 उदाहरण दे देते, बात खत्म हो जाती। अब आइए 2015 का सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं। पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, इसका मुद्दा क्या है, कोई महत्वपूर्ण, इसका अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इस बार नैतिकता की जगह बस पर्यावरणीय नैतिकता लग गया है। इसको करने की कोशिश करना अपने से, इसको विचार करना, पहले तोड़ना नैतिकता क्या होती है, फिर पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, फिर पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण, सोचना, पुस्तक बनाना, गढ़ना, इसको सॉल्व करना। तो फिर 2013, 14, 16 का मैंने बता दिया, 15 का भी कर लोगे तो 4 सवाल हमने एथिक्स के मायने से जो पूछे गए हैं, नीति शास्त्र क्या है जो पढ़ाया था उससे जो पूछे गए वो सवाल हल होंगे। और ये मत सोचना कि जो तुम्हारे आंसर बनेंगे अंतिम आंसर बनेंगे, ये आंसर आगे चल के डेवलप होंगे और बेहतर बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब आज तुमने सुना था तो याद करो, लिखो अपनी कॉपी में। क्रांतियों के एग्जांपल, स्वतंत्रता आंदोलन के एग्जांपल, रंगभेद के खिलाफ एग्जांपल, अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एग्जांपल, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के खिलाफ एग्जांपल। इसका मतलब आगे कहीं समाज की भलाई का सवाल आएगा तो ये एग्जांपल तुमको यूज करें। एक एग्जांपल बताया संविधान का, 1950 में संविधान नैतिकता आई, उसका एग्जांपल मैं जानता हूं तुम एग्जांपल नहीं बना पाओगे, लेकिन आज मैंने पढ़ा दिया। अब आगे समाज की भलाई पर कभी एग्जांपल पूछा जाएगा तो संविधान से, फ्रांस की क्रांति से, इंग्लैंड की क्रांति से, स्वतंत्रता आंदोलन से, अंबेडकर के आंदोलन से,
मार्टिन लूथर किंग से इस तरह के उदाहरण देके दिखाना कि सारे आंदोलन नैतिकता पर टिके थे और इनसे दुनिया में अलग अलग तरह की कुरीतियों का, रूढ़ियों का अंत हुआ। इस प्रकार इन्होंने समाज को प्रगतिशील बनाया, फायदा पहुंचाया समाज को। अगर यही नैतिकताएं ना आई होती तो आज भी हम दास प्रथा के साथ जी रहे होते, वर्ण व्यवस्था के साथ जी रहे होते, समानता ना होती, बोलने की आजादी ना होती, लोकतंत्र ना होता। चलिए अब आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस में जो कल पढ़ रहे थे उसकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आंचल पटेल, आंच पटेल, अच्छा आंच यहां पे अगर आपका नाम आंची है तो आंच पटेल ये व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म चर्चा के लिए नहीं है कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, मेरा कान दर्द हो रहा है। मैं बताता हूं क्या मेरा कान दर्द हो रहा है? जब मैं नहीं बताता मेरा कान दर्द हो रहा है, मैं थका हूं, सर दर्द हो रहा है, तो तुम भी मत बताओ। क्लास के बीच में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लास के शुरू में तुम कह दो और तुम्हारे पास विकल्प है कि सर दर्द हो रहा है, क्लास छोड़ दो। तुम्हारे सर दर्द से इस क्लास का क्या संबंध है? इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि चैट का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करो। ये व्यक्तिगत चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां हम लोग अपने घर परिवार की चर्चा करने नहीं आते, अपने व्यक्तिगत बातों करने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी क्लास की शुरुआत में बात हो गई, ठीक है, कोई संदर्भ हो गई तो ठीक है। अब तुम एथिक्स का मायने पढ़ रहे हो और वहां अचानक तुम सर दर्द पैर दर्द बताने लग जाओ, क्या चाहते हो? उसका कोई मतलब है? चलिए एक्सप्लेनेशन सिलेबस में चलते हैं। अब आते हैं पाठ्यक्रम की व्याख्या जो हम कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस। कल हमने पढ़ना शुरू किया था कि हमारा सिलेबस कैसे बना है, 7 यूनिट क्या करने के लिए बनाई गई, और आपको बताया था कि पूरा इथिक्स का पाठ्यक्रम जो आपके सिलेबस के तौर पर आपके सामने यूपीएससी ने रखा है वो नैतिक समस्याओं को हल करने के संदर्भ में रखा है। इसका इथिक्स का सिलेबस मानता है कि दुनिया में, इंसानों में, संस्थाओं में अनैतिकताएं हैं। इस सिलेबस को पढ़ के आप व्यक्तियों की अनैतिकताओं को, संस्थाओं की अनैतिकताओं को और दुनिया की अनैतिकताओं को दूर करना सीख सकेंगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर यह चाहता है कि आपके पास नैतिक समस्याओं के समाधान का एक तरीका हो। ठीक वैसे जैसे एमबीबीएस पढ़ाते हैं, जब हम किसी बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि एमबीबीएस पढ़ने के बाद वो बीमारियों का इलाज करना सीख ले। एमबीबीएस में बीमारियों का इलाज करना सिखाते हैं, एथिक्स की पढ़ाई में नैतिक समस्याओं का समाधान करना सिखाते हैं। अब एमबीबीएस पढ़ने वाला आदमी भी हो सकता है कि ठीक से इलाज ना करे, किसी बीमार आदमी की डायग्नोसिस करने के बजाय उसको पैसा कमाने का जरिया बना दे। एमबीबीएस में पढ़ाया नहीं गया कि मरीज से पैसा कमाना, उसमें तो पढ़ाया गया बीमारी का इलाज कैसे करना, लेकिन दुरुपयोग तो कर सकता है कोई। ठीक वही बात एथिक्स में भी है। एथिक्स पढ़ने के बाद भी हो सकता है आप खुद नैतिक ना बने, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि जिस बात को पहले नैतिक मानते थे नैतिक है क्या, नैतिक नैतिक की पहचान कैसे करते हैं, पता चल जाएगा। तो जैसे एक डॉक्टर जो एमबीबीएस पढ़ के आता है, एमडी पढ़ के आता है, उसके ऊपर है पढ़ने के बाद, उसके पास ज्ञान आ गया, उस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर है। ठीक वैसे एथिक्स का पाठ्यक्रम आपको सारी नैतिक समस्याओं के समाधान का जब ब्लूप्रिंट दे देगा तो आपके ऊपर है। आप उस पढ़ाई से कन्विंस हुए तो खुद भी नैतिक बनने की कोशिश करेंगे और जो आपने सीखा उससे नैतिक समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अगर आप उससे कन्विंस नहीं हुए तो आप नैतिक समस्याओं के समाधान का जो सवाल आएगा यूपीएससी का उसको लिख देंगे, यद्यपि आप नैतिक बनने में रुचि नहीं दिखाएंगे। दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये बात बताते हुए कि आपके दिमाग में सवाल आया कि अगर एथिक्स सारी नैतिक समस्याओं का समाधान कर देगा तो उसको पढ़ने वाले सारे लोग नैतिक बन जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे साइंस पढ़ने वाले लोग साइंसदान नहीं बन जाते। सारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग पॉलिटिशियन नहीं बन जाते। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ आपको पॉलिटिकल प्रोसेस सिखाता है। आप पॉलिटिकल प्रोसेस ठीक से सीखने के बाद नेता बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। वैसे एथिक्स में भी एथिक्स पढ़ने के बाद एथिकल बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। ठीक वैसे जैसे स्त्री सशक्तिकरण का टॉपिक पढ़ते हो तुम, सामाजिक न्याय पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, लेकिन संविधान पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद तुम संविधान का पालन थोड़ी कर लेते हो। जीएस सेकंड पेपर में आपको संविधान पढ़ाया जाता है तो क्या आप संविधान पढ़ने के बाद संविधान का पालन करने लगेंगे? आर्टिकल 14 जान जाओगे तो आर्टिकल 14 का पालन करने लगोगे? नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। संविधान जानने के बाद भी हो सकता है तुम संविधान का पालन न करो, कानून जानने के बाद भी हो सकता है तुम कानून का पालन न करो। सबको पता है कि रेड लाइट पर, ट्रैफिक लाइट पर, रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए, बहुत लोग नहीं रुकते। सबको पता है कि हमको हेलमेट पहन के सड़क पर निकलना चाहिए, बहुत लोग नहीं पहनते। कानून तो बहुत सारा है, पालन थोड़ा करते। तो ये बात एथिक्स के संदर्भ में मत लागू करने लगना कि सर एथिक्स पढ़ा दिया तो लोग नैतिक क्यों नहीं बन रहे। अरे संविधान पढ़ा दिया तो लोग संवैधानिक थोड़े बन गए, कानून बना दिया तो लोग कानून का पालन थोड़े करने लग गए। वैसे एथिक्स पढ़ के भी सारे एथिकल बन जाएंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बनना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पहले मैं गलत समझता था, गलत समझती थी, ये बात सही है। ठीक है, अब आइए क्या समस्याएं थी जिन पर हमने कल चर्चा करनी शुरू की थी। क्या कहा था कि नैतिक समस्याओं का समाधान करना पाठ्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है, और कहा था कि चूंकि नैतिक समस्याएं मूलतः 2 जगह विद्यमान है, अतः इनका समाधान करने के लिए भी 2 स्तर पर प्रयास करना होगा। कहां कहां विद्यमान है? ए, मनुष्य में अनैतिकता विद्यमान है, जैसे लालच, हिंसा, असमानता इत्यादि। और बी, संस्थाओं में अनैतिकता विद्यमान है, जैसे भ्रष्टाचार,
और शुरुआत हमने किससे की थी? मानव से। क्या पढ़ा था कल? ये कल का रिकैप है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं जल्दी जल्दी। कल पढ़ाया हुआ इसको। कल मैंने ढूंढने की कोशिश की थी कि मानव अनैतिक क्यों बनता है, मानव में अनैतिकता कहां से आती है। इसके कल जब हमने कारण पहचानने शुरू किए तो आपने देखा था, हमने पहला कारण पहचाना था नैतिक अनैतिक के बीच भेद ना कर पाना। क्या नैतिक है इसकी पहचान ना कर पाना। कहा था कई बार मनुष्य इसलिए अनैतिक होते हैं क्योंकि वो नैतिक और अनैतिक में भेद नहीं कर पाते, क्योंकि वो अनैतिक को नैतिक मानते होते हैं। जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी के बंगाल में बाल विवाह, सती प्रथा को नैतिक माना जाता था, जबकि यह दोनों वास्तव में अनैतिक प्रथाएं थी। आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या नैतिक है, तो आप रूढ़ियों को भी नैतिक मान रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान करने के लिए कल कहा था क्या करना पड़ेगा? हमारे पाठ्यक्रम में इसका समाधान करने के लिए क्या है? 2 यूनिट है। कौन कौन सा? यूनिट 1 और यूनिट 5। यूनिट 1 में क्या है? नैतिकता का सार, नैतिकता के क्षेत्र। और यूनिट 5 में है भारत एवं पश्चिम के नैतिक विचारकों का योगदान। इन दोनों यूनिट को जानने पर या पढ़ने पर क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है इसकी स्पष्ट पहचान हो जाएगी। अतः अज्ञान के कारण व्यक्ति अनैतिक नहीं बनेगा। तो अगर आप इसलिए अनैतिक हैं क्योंकि आप सती प्रथा को पहचान ही नहीं पाते कि यह अनैतिकता है, आप पहचान ही नहीं पाते कि आपका जो दोस्त कक्षा में नकल कर रहा था उसको चेतावनी देना नैतिकता नहीं है, उसको माफ करना नैतिकता नहीं है, उसको पकड़वाना नैतिकता है, आप पहचान नहीं पाते, तो फिर आप नैतिक नहीं बन पाएंगे। एक कुक किचन में खाना बनाने जाए, मसाला ही पहचान ना पाए, कौन सा मेथी है, कौन सा मंगरेल है, कौन सा हर है, कौन सा जीरा है, कौन सा अजवाइन है, कौन सा स्टार है, कौन सा नटमेग है, अलग अलग मसाले पहचान ही नहीं पाता है, तेज पत्ता कौन सा है, खाना क्या बनाएगा? पहला चरण क्या है? मसालों की पहचान करो, फिर पता चलेगा कौन सा मसाला कहां इस्तेमाल होगा। ठीक वैसे अगर आप नैतिक अनैतिक की पहचान ही करना नहीं जानते, मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताओ सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो कानून उसके खिलाफ बनाया, नैतिक है कि नैतिक? मैं पूछूंगा उत्तराखंड की सरकार ने जो यूसीसी बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नैतिक है कि नैतिक? तुम नहीं बता पाओगे। मैं पूछूंगा समलैंगिकों को विवाह परिवार की इजाजत देना नैतिक है कि नैतिक? नहीं बता पाओगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग तुक्का मार के कोर्ट का डिसीजन क्या आया है उसके बेसिस पर कुछ बता देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा जस्टिफिकेशन दो, नहीं बता पा रहे हो। मैं पूछूंगा मुस्लिम औरतें हिजाब बुर्का पहनती नैतिक है कि नैतिक? हिंदू स्त्रियां सिंदूर लगाती नैतिक है कि नैतिक? नहीं बता पाओगे। सिंदूर हिजाब दोनों में क्या अंतर है? नहीं बता पाओगे। कैसे पहचाने नैतिक है कि नैतिक? गाय मुसलमानों को खाने दें या उसको खाने से रोक दें, क्या नैतिक है क्या नैतिक? नहीं बता पाओगे। हो सकता है कोई तुम्हारा कॉमन सेंस कुछ कहता हो, लेकिन मुझे हर बात जो मैंने जितनी बातें उठाई, हर बात के जवाब में आर्गुमेंट चाहिए, और आर्गुमेंट तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी संस्कृति से नहीं आना चाहिए। इथिक्स धर्म संस्कृति नहीं है। मुसलमानों के लिए कुरान पवित्र है, हिंदुओं के लिए गीता पवित्र है, इथिक्स तो सबके लिए है। गीता मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन इथिक्स सबके लिए है। तो ये अगर हमको ये पता चल जाए कि जो पश्चिम के विचारक हैं, जेएस मिल, कांत, रॉल्स, वो नैतिकता की पहचान कैसे करते थे, वही बात मैं सीख जाऊं। अमर्त्य सेन कैसे पहचानते क्या नैतिक क्या नैतिक, वही बात मैं सीख जाऊं, तो अज्ञान के कारण फिर मैं नैतिक अनैतिक का निर्णय नहीं लूंगा। ठीक है, समझ आई? तो ये बात अगर हम समझ जाएं, इसके लिए क्या जरूरी है? यूनिट 1 और 5। तो यूनिट 1 और 5 किस लिए है आपके सिलेबस में? आपके नैतिक ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए। यूनिट 1 पूरा नहीं, यूनिट 1 में 2 टॉपिक महत्वपूर्ण तरीके से। कौन से? नैतिकता का सार और नैतिकता के क्षेत्र, डोमेन ऑफ एथिक्स और इसेंस ऑफ एथिक्स। ये जो टॉपिक हैं ये डाले ही इसलिए जिससे आप नैतिक अनैतिक की पहचान कर सके। इस तरह से भारत पश्चिम का जब उनके विचारकों का नैतिक योगदान तुम पढ़ोगे
तो तुम देखोगे कि उन अलग अलग विचारकों ने नैतिक अनैतिक की पहचान करना कैसे सिखाया और उस पहचान से कैसे उन्होंने समाज को बदला। उसके पहले, उनके आने से पहले लोग किसी बात को नैतिक मानते थे, उन विचारकों ने उसको अनैतिक बता दिया, उससे समाज बदला, क्योंकि हर बड़ा नैतिक विचारक समाज को बदलने वाला है, कोई नया आइडिया लेके आया है जिसके पहले समाज में नहीं था, इसलिए नैतिक विचारक है वो। तो पहली बात होगी। अब आप जरा दूसरी बात पर आइए। क्या मैं नैतिकता जान लूंगा तो सारी नैतिक समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं। नैतिक अनैतिक की पहचान से अज्ञानता वाली समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ज्ञानी होने के बाद गलत काम कर रहे हैं, उनका क्या? अगर नैतिक समस्या केवल अज्ञान से दूर होती तो हमारे एथिक्स के सिलेबस में केवल यूनिट 1 और यूनिट 5 होने चाहिए थे। लेकिन आपके सिलेबस में तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये भी है। तो ये किस लिए है? अब हम ये समझने जा रहे हैं कि एक आदमी ज्ञानी होने पर भी अनैतिक क्यों होता है। ज्ञानी होने पर भी अनैतिक क्यों होता है? सब कुछ पता हो, सब जानता हो, फिर भी अनैतिक होगा। इसका मतलब अगर किसी आदमी के पास अज्ञान है और आप उसको केवल ज्ञान दे देंगे, यूनिट 1 यूनिट 5 पढ़ा देंगे, तो गारंटी नहीं है कि आदमी नैतिक बन जाएगा। वो नैतिकता को जान लेगा। कल से तुमसे पूछोगे बुर्का हिजाब पहनना, ट्रिपल तलाक को खत्म करना, यूसीसी बनाना, पर्सनल लॉ बचाना, इसमें क्या नैतिक है? उत्तर दे देगा, उत्तर दे देगा। लेकिन उस उत्तर के अनुरूप जीवन नहीं जिएगा। तो ऐसी क्या चीज है जो ज्ञान के बाद भी हमको नैतिक नहीं बनने देती? इसलिए पाओगे पढ़े लिखे लोग, कहा था पढ़े लिखे लोग दहेज ले रहे हैं, और सारे दहेज लेने वाले लोग जानते हैं दहेज अनैतिक है। दहेज प्रथा को हमारे देश में कुरीति कहा जाता है, सब जानते हैं, फिर भी दहेज लेते हैं। सारे पढ़े लिखे आईएएस जो इंटरव्यू देके जाते हैं कि भ्रष्टाचार खराब है, कैंसर है, इसको हटा देना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे हटाए उसका सुझाव देते हैं, वही जाके खुद भ्रष्टाचार करते हैं। तो सारे आईएएस को पता है भ्रष्टाचार गलत है, फिर भी करते हैं। सारे आईएएस आईपीएस को पता है दहेज गैर कानूनी, फिर भी लेते हैं। चलो यहां तो बात समझ में आती है कि एक स्त्री, गांव की स्त्री, उसको तमाम बात पता नहीं कि क्या सही क्या गलत है, इसलिए कई बार वो संस्कृति के कारण गलत बातों को मान रही है, उसको पता ही नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे रंगे सियार हैं, सब जानते हैं, फिर भी अनैतिक काम कर रहे हैं। जानते हैं जो हैकर्स हैं उनको पता है कि हैकिंग गलत है, फिर भी हैक कर लेंगे, आपका सारा फाइनेंशियल डेटा हैक कर लेंगे, आपके बैंक से पैसा उड़ा देंगे। जानते हैं गैर कानूनी, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? आप इसके लिखा मजबूरी? ऐसा नहीं। अगर कोई आदमी आईएएस बन गया और मान लो 2 साल उसने करप्शन से पैसा भी कमा लिया, चलो मान लेते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ कमा भी लिया, तो क्या अगले 25 साल अपनी नौकरी में ईमानदार बन जाता है? नहीं। अब उसकी क्या मजबूरी भाई? आईएएस की क्या मजबूरी? आईपीएस किसी मजबूरी में दहेज ले रहा है क्या? तो आईपीएस बन गए हो यार तुम, अब दहेज क्यों ले रहे हो? तो मजबूरी इसका उत्तर नहीं है। फिर इसका उत्तर क्या है? इसी को हमारा सिलेबस कहता है कि ज्ञान होने के बावजूद नैतिक समस्याएं कई बार हल नहीं होती। व्यक्ति केवल जानने से, इसको जानने से, नैतिकता को जानने से नैतिक नहीं बन जाता। और यहां आती है हमारी दूसरी समस्या। पहली समस्या आपको दिखाया ज्ञान की समस्या है, दूसरी समस्या है मनोविज्ञान की समस्या। मनोविज्ञान की समस्या ये क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए आपके सिलेबस का दूसरा यूनिट आएगा। तो जब तुम कोई क्वेश्चन पढ़ोगे यूपीएससी में पेपर में, तो तुमको देखना पड़ेगा कि जो आदमी अनैतिकता का पालन कर रहा है वो कोई रूढ़िवादी आदमी है क्या? रूढ़िवादी होगा तो उसको ज्ञान देना पड़ेगा पहले, क्योंकि रूढ़ी के कारण उसको सही गलत का पता ही नहीं है। लेकिन वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर सब कुछ जानता है तो फिर यूनिट 1 लागू नहीं होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जो सब जानता है फिर गलत कर रहा है, इसका तो उसके लिए यूनिट 2 लागू होगी। कैसे? 2 उदाहरण तुमको मैं देता हूं जिसको मैंने कल की कक्षा में जिसका हिंट दिया था। भारत में 2 कहानियां हैं बड़ी, एक रामायण की कहानी और एक महाभारत की कहानी। रामायण की कहानी में जो विलन है रावण, परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी, नीति अनीति सब जानता है, जिसको आप नैतिकता नैतिकता कहते हैं, उसको भारत में नीति अनीति कहा जाता था, धर्म अधर्म कहा जाता था। धर्म मतलब भारत में रिलीजन नहीं था, धर्म मतलब नैतिकता, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। सब जानता था रावण कि धर्म अधर्म क्या है, नीति अनीति क्या है, फिर भी दूसरे की पत्नी को उठा लाया, फिर भी राम के साथ लड़ाई की। जानता सब था लेकिन किया गलत। दूसरा उदाहरण महाभारत की कहानी में दुर्योधन का है। दुर्योधन को भी उसी टीचर ने पढ़ाया, उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया जिन्होंने पांडवों को पढ़ाया। द्रोणाचार्य उनके गुरुकुल में मौजूद शिक्षकों ने दुर्योधन को ही पढ़ाया, युधिष्ठिर को ही पढ़ाया। शिक्षा दोनों की एक जैसी है, लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की संपत्ति नहीं छीनेगा, और दुर्योधन संपत्ति छीन रहा है। तो पूछा गया दुर्योधन से, 2 लाइन है, श्लोक है एक, पूछा गया दुर्योधन से कि क्या तुम धर्म अधर्म नीति अनीति जानते नहीं हो, जिसके कारण तुम गलत काम कर रहे हो, पांडवों को उनका हिस्सा नहीं दे रहे हो? दुर्योधन ने जवाब दिया, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, नैतिकता जानता हूं, लेकिन नैतिकता में मेरी प्रवृत्ति ही नहीं, नैतिकता मेरा मन ही नहीं लगता है। यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूं क्या है, नच में निवृत्ति, लेकिन उसे छुटकारा नहीं है, उसी में मन लगता है। तो दुर्योधन नैतिकता जानता है, नैतिकता में मन नहीं लगता उसका।
और अनैतिकता को भी जानता है, लेकिन अनैतिकता में ही मन लगता है। क्या है ये है मनोविज्ञान। इसको हम कहते हैं अवृत्ति, एटीट्यूड। एक आदमी, एक इंसान, एक औरत, एक लड़की, एक लड़का, वो काम करता है अपने मनोविज्ञान से। काम हमारा मनोविज्ञान करता है। इथिक्स सिर्फ आपको बताता है कि क्या सही क्या गलत है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर बचपन से आपका एटीट्यूड हिंदू होने पर यह बना दिया गया कि मांस खाना है तो बंदर का मत खाना, गाय का मत खाना, सांप का मत खाना, सांप मत खाना, बंदर मत खाना, गाय मत खाना, तो ऐसा हिंदू बकरा खा जा रहा है, मुर्गा खा जा रहा है, लेकिन बंदर और गाय नहीं खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको जीवों के प्रति दया है, प्राणियों के प्रति दया है, क्योंकि प्राणियों के प्रति दया होती, मुर्गे के प्रति भी होती, बकरे के प्रति भी होती। मुर्गा बकरा खा जाता है, गाय के प्रति खाने की बात कही नहीं खाएगा। तो क्या दुनिया में कहीं गाय नहीं खाई जाती? खूब गाय खाई जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस गाय का मांस है। पूरा अफ्रीका खाता है, पूरा अमेरिका खाता है, पूरा लैटिन अमेरिका खाता है। बीफ, काऊ, ये जो मीट है बहुत पॉपुलर है। मुसलमान सारा मांस खाएंगे, सुअर का नहीं खाएंगे। बाकी गाय पचा जाएंगे, ऊंट खा जाते हैं मुसलमान, घोड़ा खा जाते हैं। वो जो हमारे एशियाई मुल्क हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, घोड़ा खा जाते हैं वहां के मुसलमान। आर्मीनिया में तो क्रिश्चियन ज्यादा है, लेकिन बाकी जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, घोड़ा ऊंट सब खा जाते हैं, गधा सब खा जाते हैं। सुअर नहीं खाएंगे। और सुअर भी वो वाला सुअर नहीं जो गंदगी खाता फिरता है, सुअर का पालन होता है, सुअर की फार्मिंग होती है। अमेरिका में पोर्क सबसे मशहूर मीट है, सबसे पॉपुलर है। तो मुसलमान सुअर क्यों नहीं खा रहे हैं? हिंदू गाय क्यों नहीं खा रहे हैं? इसलिए नहीं खा रहे हैं मांसाहारी होने के बावजूद, क्योंकि उनकी बचपन से ट्रेनिंग ऐसे की गई है, उनका मनोविज्ञान ऐसे बनाया गया है। अब बड़े होकर मान लो एक हिंदू को हम समझा दें, क्या समझा दें कि देखो बंदर के मांस में और बकरे के मांस में कोई ऐसा भेद नहीं, खा सकते दोनों, फर्क भी करते दोनों के लिए। बता भी दें कि ईस्ट एशियाई मुल्कों में लोग खूब सांप खाते हैं, खूब बंदर खाते हैं। भारत में ही नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में खूब बंदर खाते हैं लोग, खूब सांप खाते हैं। बता दें तो भी नहीं खा पाएगा। तुमसे कहोगे तर्क करो कि तुम क्यों नहीं खाओगे बंदर, तुम क्यों नहीं खाओगे सांप, तर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। एक लड़की से कह दो, बलिया की, बेगूसराय की लड़की से कह दो स्कर्ट पहन के निकलो, तुम नहीं निकल पाएगी। उसे पूछो स्कर्ट में क्या खराबी है, खराबी नहीं बता पाएगी, पहन नहीं पाएगी। भले आप उसको समझा दें कि स्त्रियों और पुरुषों के पैर में कोई फर्क नहीं है, सारे लेग्स उसी शरीर से बनते हैं, पुरुषों के भी स्त्रियों के भी। ये संस्कृति जिसने स्त्रियों के शरीर में शर्मिंदगी भर दी है, समझा दें समझ जाएगी, लेकिन स्कर्ट पहन नहीं लेगी। वही नॉर्थ ईस्ट की लड़की आसानी से स्कर्ट पहनेगी। दोनों की परवरिश अलग अलग हुई है, मनोविज्ञान अलग अलग है। जानते हैं जिसको आप शर्म कहते हैं ना, शर्म एक मनोविज्ञान है, सिखाया जाता है। शर्म हमारे अंदर नेचुरली नहीं होती, शर्म सिखाई जाती है। जैसे जनजातियों में शर्म सिखाने का कोई कल्चर नहीं है, इसलिए बहुत सारी जनजातियों में स्त्री और पुरुष दोनों टॉपलेस रहते हैं, दोनों पर कोई कपड़ा नहीं पहनते। और स्त्रियों को अपने ब्रेस्ट से कोई शर्मिंदगी नहीं होती इन संस्कृतियों में, क्योंकि ब्रेस्ट को भी वैसे अपने बॉडी का पार्ट मानते हैं जैसे हमारे आंख, नाक, हाथ, कान है। लेकिन जैसे आप आते हैं संस्कृति में, कल्चर में, और आप शर्म सिखाना शुरू करते हैं, जिस कल्चर में जितनी शर्म सिखाई जाएगी उतना शर्म का मनोविज्ञान बनेगा। जैसे इस्लामिक मुल्कों में चले जाओ, लड़की के ऊपर से नीचे तक बुर्के से कवर कर दिया, सिर्फ आंख दिख रही है। अब ये लड़की चेहरा तक दिखाने में शर्माएगी। कोई दूसरी ऐसी युवतियां जो चेहरा हमेशा खुला रखती हैं, उनको चेहरा दिखने से शर्म नहीं आएगी। लेकिन जो स्त्रियां पैर नहीं दिखाती, उनको पैर दिखाने शर्म आएगी, जबकि उन्हीं की काउंटर पार्ट यूरोप की स्त्रियों को पैर दिखाने शर्म नहीं आएगी। क्या अंतर है कल्चर का? जिस कल्चर में पैर से शर्म नहीं जोड़ी गई, वहां पैर दिखने में शर्म नहीं आ रही। जहां पैर दिखने से शर्म जोड़ दी गई, पैर दिखने में शर्म आने लगी। जिस संस्कृति में पैर छोड़ो, हाथ, पैर, मुंह सब दिखने शर्मिंदगी पैदा कर दी गई, वहां स्त्री चेहरा नहीं दिखा रही अपना। भारत में भी ऐसा पर्दा प्रथा में होता था, हिंदू स्त्रियां पर्दा करती थी, पर्दा प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। तो सब एक सीखा गया गुण है। एक बच्चे को देखो ना, कई बार एक 1.5 साल का बच्चा है, अपना निकर लिए हाथ में टहल रहा, झंडा बना के, उसको कोई शर्म नहीं उसको आती। हम उसको शर्म सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? हम बोलते हैं बच्चे को, देखिए शेम 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 शेम, कहते शेमी हो जाएगी। अब जब बच्चे को शेम शेम बोला और अजीब तरह का चेहरा बनाया, तो बच्चे को पहली बार पता चलता है कि उसके शरीर में कहीं शर्म नाम की चीज भी है। उसको निकर पहना दिया, अब कहा हाँ नाउ यू आर गुड बॉय, नाउ यू आर गुड गर्ल। तो उसको पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ है, मेरा निकर उतर जाता है तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब उसको धीरे धीरे वहां से उसने शर्म सीख लिया, क्योंकि आपने जब जब उसने बिना निकर के, बिना पैंट्स के अपने आपके लिविंग रूम में टहलने की कोशिश की, आपने उसको शेम 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 बोला, धीरे धीरे उसको शर्म आने लगी। हमने गांव के किसानों को जो ऊपर का कोई वस्त्र नहीं पहनते, खेत में काम करते हैं, उनको कभी नहीं कहा शेम 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 शेम, इसलिए बनियान करके आराम से खेत में काम कर रहे हैं। भारत में करोड़ों मजदूर किसान अपने खेतों में और अपने तमाम जगहों पर, ईंट भट्टों पर, तमाम जगहों पर शारीरिक श्रम करते समय ऊपर कुछ कपड़ा नहीं पहन रहे, उसको शर्म नहीं आती। लेकिन स्त्रियों को समझाया कि पुरुषों के ऊपर के हिस्से में शर्म नहीं, तुम्हारे में है, स्त्रियों को शर्म आती है। तो शर्म एक सीखा गया गुण है, इसका मनोविज्ञान बनाया जाता है। तो तुम जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, जो खाते हो, उसमें से कोई बात तर्क के आधार पर तुमने नहीं बनाई है, सब परंपरा से, प्रशिक्षण से बनी है। तुम 1 साल के रहे होते और कुंभ मेले में गुम हो जाते,
होते तुम हिंदू, लेकिन मान लो किसी मुस्लिम परिवार को मिल जाते, उस मुस्लिम परिवार में लोग गाय खाते होते, बड़े होकर तुम भी गाय खाते, बड़े होकर तुम 5 जून की नमाज पढ़ते, और तुम किसी उर्स में मुसलमान के बच्चे हो मिस हो गए, हिंदू को किसी मिल गए, उसने आपकी परवरिश की। 1 साल का मुस्लिम बच्चा गुम हो गया, हिंदू माता पिता को मिल गया, बड़े होकर बजरंगबली का उपासक बन गया। तो हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होते हो, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, इसका सॉफ्टवेयर है। वही 1 साल का बच्चा जो मुस्लिम घर में पैदा हो, उसकी हिंदू तरीके से परवरिश करो, हिंदू बन जाएगा। हिंदू घर में पैदा हुआ बच्चा, उसको मुसलमान माता पिता ले जाए, वो परवरिश करे, मुसलमान बन जाएगा। ये जो मनोविज्ञान है, जब एक बार बन जाता है, तब इससे विपरीत एथिक्स जब लेके तुम आते हो, तो उस एथिक्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान बन गया, हमारी आदत पड़ गई। मनोविज्ञान हमारी आदतें बनाता है, यही खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। हम लंबे समय तक उसी की बार बार प्रैक्टिस करते करते क्या बना लेते हैं, उसकी आदत। वही मांस खाने की आदत, दूसरा मांस ना खाने की आदत, वही पहनने की आदत, दूसरी चीज ना पहनने की आदत। कभी तुमने सोचा है कि लड़कियां इतने लंबे बाल रखती हैं, छोटे बाल क्यों नहीं रखती? किसी लड़की से तुम कह दो कि लंबे बाल रखने का तर्क बताओ जरा, क्यों रखती हो लंबे बाल? तर्क नहीं दे पाएगी। अब मैं उसको 4 तर्क दे दूंगा छोटे बाल रखने का फायदा। छोटे बाल रखो, शैम्पू कम लगेगा, सुखाने में वक्त कम लगता है, धो तुरंत 2 मिनट में, टॉवल से पोंछो, सूख गया। लंबे बाल रखेंगे आप, सुखाते रहिए उसको भूल के, 25 ml शैम्पू तो एक ही दिन में खत्म कर दिया आपने। क्यों रखती हो लंबे बाल? गर्मी में गर्मी भी ज्यादा लगेगी। लड़की को मैं बहुत तर्क दे दूंगा, लड़की बाल ये सब तर्क समझ लेगी कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाल कटवाएगी नहीं, क्योंकि उसको लंबे बाल रखने की ट्रेनिंग दे दी गई है, मनोविज्ञान बना दिया गया। ऐसा नहीं कि पुरुषों के बाल लंबे रखवाए जाए तो नहीं होंगे, सारे सरदारों के बाल लंबे होते हैं, सारे सिख लोगों के बाल लंबे होते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो पुरुष के बाल ना कटवाएं, उनके लंबे हो जाएंगे। क्या तर्क बताओ कि हमने पुरुषों को सरदारों की तरह लंबे बाल क्यों नहीं करवाए, स्त्रियों को क्यों करवा दिए? पुरुष का तो एक बार मुंडन हुआ, हिंदू मुंडन संस्कार होता है, एक बार बाल हटाया जाता है, उसके बाद दोबारा जब बाल जमा तो हर बार कटोरा कटवा दिया। बच्चा बहुत होता है, कटोरा कटवा दिया। लड़की अगर कहते मुझे भाई की तरह करवा दो, कहेंगे तुम्हारा नहीं कटेगा। लड़की को बचपन से लंबा बाल रखने की आदत डालते हैं, लड़के को छोटा बाल रखने की आदत डालते हैं, दोनों का मनोविज्ञान अलग हो जाता है। सिखों में लड़कों को लंबे बाल रखने की आदत डालते हैं, लड़के भी लंबा बाल रखते हैं। इसी कहते हैं एटीट्यूड। हम सब जो हैं ये बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद बने हुए लोग हैं। हिंदू एक ट्रेनिंग है, मुसलमान दूसरी ट्रेनिंग है, स्त्री एक ट्रेनिंग है, पुरुष दूसरी ट्रेनिंग है। आपने सुना होगा कथन, स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। पढ़ाएंगे किसी दिन, जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ाएंगे या एटीट्यूड आगे पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे तुमको कि स्त्रियां कैसे बनाई जाती हैं। स्त्री बनाई जाती प्रॉपर्ली, उसका कारखाना है, एकदम सॉफ्टवेयर है उसका। ये एटीट्यूड है। दुनिया में ट्रेनिंग से हमारे एटीट्यूड बनाए जाते हैं, और एक बार मेरा एटीट्यूड बन गया, और जैसे सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, वैसे एक बार आपका इस्लाम का एटीट्यूड बन गया, अब लाख इस्लाम के बारे में हम उसकी तमाम कमियां बता दें, आप नहीं छोड़ेंगे। आपको हिंदू एटीट्यूड बन गया, हिंदुइज्म में 5 कमियां बता दूं, 10 कमियां बता दूं, लाख कमियां बता दूं, हिंदुइज्म नहीं छोड़ेंगे। आप तर्क से थोड़े हिंदू मुसलमान होते हैं, तर्क अप्लाई करते धर्म खत्म हो जाएगा। आप एटीट्यूड से हिंदू मुसलमान होते हैं। विज्ञान पढ़ते हैं कि दुनिया बनी बिग बैंग से, और इधर धर्म में कहते हैं दुनिया अल्लाह ने बनाई, भगवान ने बनाई, विष्णु भगवान ने बनाई। इधर पढ़ते हैं सूर्य तारा है, और उधर छठ पूजा में जाके सूर्य की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो तारे की पूजा, जिसमें संलयन से ऊर्जा हो रही है, पैदा हो रही? अरे भाई, जब आपको नहीं पता था कि सूर्य तारा है, देवता मानते तब पूजा शुरू किए थे, अब जान गए हो कि सूर्य में संलयन से ऊर्जा बनती है, छोड़ दो उसकी, इसलिए छठ पूजा क्यों करते हो? मनोविज्ञान बन चुका है। जानकारी के बाद भी हम त्योहार बदलेंगे नहीं, जानकारी के बाद भी हम त्योहार बदलेंगे नहीं, भले सूर्य देवता से तारा बन गया। अब ये बात तुमको समझ में आई? इसका मतलब है कि मनुष्य की बहुत सारी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो उसके एटीट्यूड से तय होती है, और एटीट्यूड हमारा 16-17 साल में बन गया। अब एटीट्यूड जब बन गया तब तुम पहुंचे एथिक्स की क्लास में अमित कुमार सिंह की। अब तुम मुसलमान बन चुके हो, खाटी पक्के, तुम एकदम 24 कैरेट हिंदू बन चुके हो। अब हिंदू बनने के बाद, मुसलमान बनने के बाद तुम आए हो एथिक्स सीखने, तुम्हारा एटीट्यूड तो हिंदू मुसलमान बन चुका है। अब मैं जब एथिक्स सिखाऊंगा और तुम्हारे इस्लाम पर, तुम्हारे हिंदुइज्म पर चोट पड़ेगी तो तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे, ज्यादा ज्यादा आंसर लिखने में उसका इस्तेमाल करोगे बस। तो उसका अगर एथिक्स उसी समय सिखाया जाता तुमको बचपन में, कक्षा 1 से, जब तुम्हारा एटीट्यूड बन रहा था, तब तो एटीट्यूड और नैतिकता साथ साथ आते तो तुम नैतिक बन भी जाते। लेकिन पहले धर्म ने, पहले संस्कृति ने तुमको तमाम तरीके से नैतिक बना दिया है, तुम्हारे अंदर रूढ़ियां भर दी हैं, तुम्हारे अंदर भेदभाव भर दिया है, तुम्हारे अंदर जाति भेद भर दिया है, तुम्हारे अंदर कट्टरता भर दी है, तुम्हारे अंदर धार्मिकता भर दी है, ये सब भर गया है। अब 17 साल में सब भर के आए हो, इसे बताइए सही गलत की पहचान कैसे करते हैं? तो बता दूंगा, वो सही तो तुम चुन लोगे, मुसलमान वाला सही तुरंत चुन लेंगे जिसमें हिंदुओं की बात गलत निकलेगी, हिंदू वाला सही तुरंत चुन लेंगे जिसमें मुसलमानों की बात गलत निकलेगी, लेकिन हिंदू वाला सही नहीं चुनेंगे जिसमें हिंदुओं की बात गलत निकलेगी, मुसलमान वो वाला सही नहीं चुनेंगे जिसमें मुसलमानों की बात गलत निकलेगी। अब हिंदू होने के बाद हम उतनी ही बात स्वीकार करेंगे नैतिकता की जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ना जाती हो। मुसलमान बनने के बाद, मुस्लिम होने के बाद उतनी ही बात स्वीकार करूंगा नैतिकता की जिससे मेरे इस्लाम पर कोई आँच ना आती हो। तो संविधान तो हमारा हिंदू मुसलमान है नहीं, संविधान तो कहता है औरत मर्द बराबर होंगे, लेकिन ना इस्लाम में ना हिंदुइज्म में कहीं और बराबर नहीं मर्द होंगे। कौन सा मर्द बुर्का पहन के टहलता है, और कौन सा मर्द कान में बाली और नाक में कील पहन के टहलता है? मर्द अपने लिए तो नहीं बनाते कि हमारे कान में विच्छेद कर देना, बाली पहना, नाक में कील पहना देना, पैर में पायल पहना देना, मर्द तो नहीं पहनते। एक तरफ तुम्हारा संविधान जो कह रहा है स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, और दूसरा धर्म है जो तमाम भेद बना के तुमको भेज दिया। तो जो स्त्री भेद स्वीकार करके आ गई इस क्लास में, वो भेद छोड़ेगी थोड़े एथिक्स पढ़ने के बाद? खुद ही नहीं छोड़ेगी।
स्त्री होने के बावजूद स्त्रियों के पक्ष में तर्क दूंगा, समझ लेगी कि तर्क सही है, फिर भी छोड़ेगी नहीं। इसलिए दूसरी समस्या है अवृत्ति की। हमारे एटीट्यूड बन चुके हैं, हमारे एटीट्यूड बन चुके हैं, और एटीट्यूड बनने के बाद आप एथिक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एथिक्स आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा है, ये आपके व्यवहार में नहीं शामिल हो रहा है। व्यवहार आपका कहां से निकल रहा है? आपके मनोविज्ञान से। इसी मनोविज्ञान की समस्या को हम क्या नाम देते हैं? अवृत्ति की समस्या। ठीक है, एटीट्यूड की समस्या। लड़कियां खुद ही, पहले तो शादीशुदा लड़कियां करवा चौथ रखती थी, अब तो कई बार गर्लफ्रेंड्स करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक भी हिंदुओं का व्रत ऐसा नहीं है जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए पूरे दिन पानी ना पिए, लेकिन औरतों के लिए दर्जनों व्रत हैं ऐसे जिसमें औरत अपने पति के लिए पानी नहीं पिएगी। तो कैसा एक तरफा प्यार है भाई कि पत्नी जो है बिना पानी पिए, औरत बिना पानी पिए पूरा दिन गुजार रही, और एक भी मर्द अपनी पत्नियों के लिए व्रत नहीं रख रहे हैं। औरत को समझा दीजिए, कह दीजिए क्यों रहती हो करवा चौथ, ये समानता के सिद्धांत से संगत नहीं है। तर्क नहीं दे पाएगी इसके खिलाफ, लेकिन करवा चौथ थोड़ी छोड़ देगी, करवा चौथ रहेगी। चाहे जितना एथिक्स पढ़ा दो फिर भी करवा चौथ रहेगी। उसको कह दो कि समतामूलक नहीं है, पति तुम्हारा एक हाड़ मांस का जीव है, उसको उतना ही प्यार करो, उतना ही उसको रेसिप्रोकेट करो जितना तुमको देता है। भगवान मत बनाओ उसको, इंसान है, और ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी सारी समस्याओं का जड़ है, तुम्हारे वो सारा अधिकार तुम्हारा छीन रखा है, तुम्हारे पाबंदी लगा रखा, घर में कैद कर दिया, कपड़े लत्ते ज्यादा पहना दिए तुमको, तमाम तरह की समस्याएं की। स्त्री समझ जाएगी, लेकिन करेगी वही जैसे पहले कर रही थी। ठीक है, तो ये जो बात है, जब तक एटीट्यूड हम नहीं बदलेंगे तब तक केवल नैतिकता पढ़ने से नैतिक समस्याओं का हल नहीं होगा। दहेज लेने वाले जानते हैं कि दहेज लेना गलत है, लेकिन दहेज लेना हमारे समाज का एटीट्यूड बन चुका है, मनोविज्ञान बन गया है। ये जो बात तुम्हारी है, जैसे दिवाली इसका क्लासिक एग्जांपल है। दिवाली से भारत में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। मूर्ति पूजा जो हिंदू करते हैं उससे विसर्जन जो करते हैं नदियों में, नदियां पॉल्यूट होती हैं उससे। हिंदू पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार हिंदू भी दिवाली में पटाखे छुड़ाते हैं, जिससे हमारा एक्यूआई बहुत खराब हो जाता है, और तर्क भी कर लेते हैं। क्या तर्क करेंगे कि मुसलमानों के इस मामले में तो सरकार कुछ नहीं कहती, हिंदुओं कहती। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हमारा पटाखा छुड़ाना सही है, वो तर्क देंगे मुसलमानों से कि उनको कहो तब हम अपना पटाखा छोड़ेंगे, तब अपने हम क्रैकर्स छोड़ेंगे। भाई इतना सारा आप जहर हवा में घोल देंगे, भारत की हवा वैसे खराब है, क्यों घोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एटीट्यूड बन गया है। चाहे पर्यावरण की हमको कितनी समझ क्यों ना हो जाए, एनवायरमेंट की सारी समस्या जानने के बाद भी दिवाली मनाते समय पटाखे फोड़ेंगे, ये एटीट्यूड है। ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड मुसलमानों में है, ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड हिंदुओं में है, ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड भारतीयों में है। तो ये जो एटीट्यूड अलग अलग है और उनके थ्रू हमारे अंदर अनैतिकता आ गई है, केवल ज्ञान उस एटीट्यूड को बदल नहीं पाता है। इसीलिए हमारी अनैतिकताएं केवल ज्ञान से हल नहीं होती हैं, केवल ज्ञान से हल नहीं होती हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसी अभिवृत्ति को क्या करना पड़ेगा? अभिवृत्ति को बदलना होगा। कैसे बनती है अभिवृत्ति, कैसे बदली जाए? अगर हम ये सब सीख लें तो अभिवृत्ति से पैदा होने वाली समस्याओं के निदान में भी सक्षम हो जाएंगे। इसलिए यूनिट 2 किसकी है? अभिवृत्ति की समस्या का समाधान जो करने के लिए क्या है? इसी समस्या के समाधान के लिए यूनिट 2 एटीट्यूड आपके सिलेबस पर रखा गया है। एटीट्यूड आपके सिलेबस पर रखा गया। इसका पहली समस्या अनैतिकता की आती है मनुष्य में, कहां से? जानते ही नहीं। जो जानते नहीं वो अज्ञान में समस्या पैदा कर रहे हैं, अज्ञान में गलत काम कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो जानते हैं फिर भी गलत काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड बदल चुका है, अनैतिक हो चुका है, इसलिए ज्ञान उस पर काम ही नहीं कर रहा। तीसरी, अब जब सवाल आएगा तुमको तो पहचानना पड़ेगा। अगर कहीं कह दिया उन्होंने, अगर उन्होंने कहीं कह दिया दहेज पर कोई बात कह दी, तो समझ लेना दहेज में पहला यूनिट काम नहीं करेगा, क्योंकि दहेज लेने वाले ज्यादातर लोग ये जानते हैं दहेज गैर कानूनी फिर भी ले रहे हैं। इसका मतलब वो एटीट्यूड से हल होगा। और अगर कह दिया जाए किसी पिछड़े समाज में, इलाके में औरतें तमाम पितृसत्ता के नियमों को मानती हुई रह रही हैं, तो इसका मतलब उस समाज में औरतें जानती भी नहीं है कि वो जो रह रही कर रही है वो रूढ़ी है, वो कुरीति है, वो समझती हमारी संस्कृति है, उनको ज्ञान नहीं है। तो रूढ़ियों का पालन करने वाली औरतों को ज्ञान नहीं कि सही क्या है, और दहेज लेने वाले अधिकारी को ज्ञान है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं है। तो एक में यूनिट 1 लागू होगा, एक में यूनिट 2 लागू होगा। सवाल पर पता लगाना पड़ेगा कि ये सवाल किस यूनिट से हल होगा, मेनली सवाल में कौन सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा था जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है मरीज का इलाज करने से पहले, वैसे ही तुमको डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। तीसरे में आओ, तीसरी बात में, तीसरा कारण, तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण क्या है? मैं तुम्हारे कमेंट्स अभी नहीं पढ़ रहा हूं, बीच बीच में कभी बार देख लूंगा। बिल्कुल गलत रोहित कुमार कुशवाहा। यूनिट 1 और यूनिट 5 अज्ञान को दूर करने के लिए, यूनिट 2 अवृत्ति की समस्या को हल करने के लिए। लिखा है भाई बोर्ड पर, कहां से लिख दिया 5 जो है अवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए? ऐसा लिख के जाओगे और कहोगे सर ने पढ़ाया, तो लोग फिर कहेंगे कि पता नहीं कैसे पढ़ाते। यूनिट 1 और 5 में ज्ञान की समस्या दूर होगी। अभी पूरा यूनिट नहीं बताया, यूनिट 1 पूरा नहीं बताया। यूनिट 1 में नैतिकता का सार, नैतिकता के आयाम से बताया था ज्ञान की समस्या दूर होगी। यूनिट 1 में और भी टॉपिक है, वो क्यों रखे गए आगे उसकी चर्चा करेंगे।
आइए, कमेंट मैंने आपका देख लिया, कुछ खास नहीं है। तीसरा कारण सुनो। मान लो फर्स्ट इस कारण को मैं उदाहरण समझाऊं, फिर उसके बाद ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, सारी कक्षाओं में देता हूं, पुराना उदाहरण है। हर बार हर बैच में मैं 4-5 उदाहरण बदल देता हूं, कुछ पुराने रखता हूं, क्योंकि उदाहरण कोई ठीक है समझने में बात आ जाएगी, तो पिछले बैच के लोगों ने सुना है तो अगले बैच के लोग उसी को सुन के समझ लेंगे। तो कई उदाहरण पुराने होते हैं, कई नए होते हैं, हर बैच में कुछ ना कुछ बदलता रहता है। ये उदाहरण पुराना है। मान लो तुम में से किसी का यूपीएससी में ना हो, मान लो किसी का ना हुआ, बड़ी मेहनत किए नहीं हुआ, तुम्हारे कुछ साथियों का हो गया। अब तुम बड़े निराश हो, क्या करें? तुम्हारे 4-5 जो साथी सिलेक्ट हुए, तुम्हारे बड़े गहरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और कहा कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम कोई काम धंधा शुरू कर लो, हम सब मिलकर तुमको कुछ पैसे दे देंगे, अपनी एक महीने की सैलरी दे देंगे। 5 लोगों ने कहा, और आपने सोचा और आपने कहा ठीक है मैं एक ढाबा शुरू करता हूं। आपने कहा प्रयागराज जाने वाली सड़क पर, अब इस साल कुंभ हो गया है तो उम्मीद है प्रयागराज लोग साल भर आते रहेंगे, अभी करोड़ों जा रहे हैं, बाद में लाख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ने प्रयागराज को तीर्थ बना दिया, इस कुंभ से तीर्थ बना दिया। तो आपने कहा मैं इलाहाबाद जाने वाले रोड पर, इलाहाबाद कानपुर रोड पर एक ढाबा खोलूंगा, या इलाहाबाद बनारस वाली रोड पर, या इलाहाबाद अयोध्या वाली रोड पर एक ढाबा खोलूंगा। आपने मित्रों से कहा देखो 8-9 लाख रुपया इसमें खर्चा आएगा, 2 लाख जगह का, पगड़ी देने के लिए, जगह लेने के लिए, 1-8 लाख का बर्तन राशन, 1-8 लाख का इंटीरियर, 50,000 का फर्नीचर, 1.5-2 लाख रनिंग कैपिटल। आपने बताया, आपके दोस्तों ने सारा जुटा के पैसा 7-8 लाख आपको दे दिया। आपने ढाबा शुरू किया, एथिक्स पढ़ के भी गए हैं आप, तो आपने नैतिक तरीके से ढाबा चलाने की सोची, और आप बड़े दयालु आदमी हैं। ढाबा आपने शुरू किया, ढाबे में आपने थाली का दाम रखा 100 रुपए, 100 रुपए में पनीर भी, एक हरी सब्जी भी, 4 रोटी भी, चावल भी, आपने सबकी व्यवस्था बनाई कि अच्छी थाली देंगे। उस थाली की लागत 60 रुपए आ रही है, आपने माना कि 30-40% हमारा प्रॉफिट होगा। इस आइडिया से आपने ढाबा शुरू कर दिया। अब जब ढाबा शुरू किया तो आपके खाने की क्वालिटी का बहुत सारे ट्रक वाले, बहुत सारे तीर्थयात्री वहां रुकने लगे। 15 दिन में आपको बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इसी बीच एक दिन मजदूरों का एक गुट आया वहां खाना खाने के लिए, उसने खाना खाया और कहा कि आपका खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी तो दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपया है। अब 100 रुपए की थाली में खाना खा लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? एक ही जून में हम अकेले 200 रुपए का दोनों जून खाना खा लेंगे, 100 रुपए अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? खाना आपका महंगा है, गरीब आदमी के लिए कुछ तो कीजिए। आप दयालु हैं, आपको दया आ गई, आपने कहा ठीक है मजदूरों के लिए 70 रुपए की थाली मैं दे दूंगा। अपना प्रॉफिट आपने कम कर लिया, 20 रुपए प्रॉफिट में या 10 रुपए प्रॉफिट में, 10 रुपए प्रॉफिट में आपने मजदूरों को खाना खिलाना शुरू किया। अब ये बात फैल गई चारों तरफ, बड़ा दयालु ढाबे वाला है, मजदूर हो 60-70 रुपए में खाना खिला देता है। एक भिखारियों की गैंग को पता चली, जो प्रयागराज के पास भीख मांगकर अलग अलग हनुमान मंदिर में अपना काम चलाते थे, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका लीडर हुआ आपके पास, भिखारियों का मेमोरेंडम लेके मांग पत्र दिया भिखारियों की तरफ से, कहा कि आपने मजदूरों को 70 रुपए में कर दिया, भिखारियों का भी सोचिए कुछ। आप पे दया आ गई, आपने उन्होंने कहा देखिए भाई हमारा तो केवल हफ्ते में 2 ही दिन धंधा होता है, मजदूर तो रोज कमाते हैं 300 रुपया, हमारा तो केवल मंगल और शनिवार के दिन धंधा होता है, इसी दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, इसी दिन भीख मिलती है, हफ्ता भर उसे चलाना पड़ता है, हम 70 रुपए में भी नहीं खा सकते। आपने कहा चलिए भिखारियों को मैं 50 रुपए में थाली दूंगा, 10 रुपए घाटा सहूंगा। तो क्या दयालु है करुणा में? जैसे ये बात भिखारियों को पता चली कि 50 रुपए में खाना मिल रहा है, लागत से भी नीचे, सारे भिखारी अगल बगल के जितने 20-20 किलोमीटर दूर के भिखारी थे सब खाना खाने वहीं आने लगे। अब जो ट्रक वाले आ रहे हैं, कार वाले आ रहे हैं, उनको जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि भिखारी तो 2 घंटा लाइन लगा के वेट करने की तैयार है 50 रुपए खाना खाने के लिए। सप्ताह में मंगल और शनिवार के अलावा बाकी दिन खाली है। लागत से नीचे खाना खिलाते खिलाते आपकी जमा पूंजी खत्म होने लगी, और 4 महीने में आपका सारा जमा पूंजी खत्म और आप सड़क पर आ गए। क्या आप अच्छे इंसान नहीं थे? क्या आप तो अच्छे इंसान हैं, दयालु हैं, करुणा आ जाती है आपको बहुत जल्दी, भावुक हैं। फिर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि अपने इस व्यक्तित्व के साथ आप बिजनेस करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिजनेस हर आदमी का काम नहीं है। बिजनेस वो आदमी कर सकता है जो अपने लाभ को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अनुचित लाभ नहीं कमाएगा, लेकिन लाभ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो रेट अलग अलग आदमी के लिए अलग नहीं रखेगा। बिजनेस करने वाला आदमी कैपिटल जनरेट करता है, रोजगार जनरेट करता है। आपने रोजगार खत्म कर दिया। जो आप भरोसे से 4-6 लोग आपके ढाबे पे काम करने आए थे, आपने उनको भरोसा दिया था तुमको सैलरी बढ़ा दूंगा, अपना काम छोड़ के सब बेरोजगार हो गए। आप इंसान अच्छे हैं, बिजनेस के लिए नहीं बने। आप एनजीओ में जाते, आप सिविल सर्विस में चले जाते तो अच्छा करते, व्यवसाय करेंगे तो डुबो देंगे। हमारी तीसरी यूनिट कहती है एप्टीट्यूड, दूसरी थी एटीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड अलग होता है। एटीट्यूड की हिंदी है अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड की हिंदी है क्षमता। एप्टीट्यूड कहता है कि हर आदमी हर काम के लिए नहीं बनाए। कुछ लोगों का व्यक्तित्व व्यवसाय के लिए बनाए, कुछ का व्यक्तित्व सिविल सेवा के लिए बनाए, कुछ का राजनीति के लिए बनाए। आपका व्यक्तित्व जिस काम के लिए बना है उसी काम में जाइए। इसलिए इस पेपर का पूरा नाम क्या है? इस पेपर का पूरा नाम केवल एथिक्स नहीं है, एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड बड़ी जरूरी चीज है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा में भी तुम्हारा सीसेट में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट।
अब मुख्य परीक्षा में भी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू भी एप्टीट्यूड का टेस्ट है। एप्टीट्यूड का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों जगहों पर होता है। इसका मतलब है कि व्यवसाय की नैतिकता अलग है, सेवा की नैतिकता अलग है। सेवा वाला आदमी व्यवसाय में चला जाएगा, व्यवसाय को तबाह कर देगा। व्यवसाय वाला आदमी सेवा में चलाएगा, उसको तबाह कर देगा। जैसे व्यवसाय करने वाला आदमी सेवा में चलाए, आप में है लाभ कमाने की इच्छा, लेकिन आप घुस गए सिविल सेवा में, सिविल सेवा में चले आए तो सिविल सेवा को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आप सिविल सेवा में आकर अपने लिए व्यक्तिगत लाभ कमाएंगे। व्यवसाय कभी व्यक्तिगत लाभ छोड़ता नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ जब कमा लेगा तो उसका कोई हिस्सा दान कर देगा, वो ठीक है, लेकिन लाभ नहीं छोड़ेगा कभी। और सिविल सेवक लाभ के लिए काम नहीं करता। तो यूनिट क्या कह रही है? यूनिट कह रही है कि दुनिया में इसलिए नैतिक समस्या है कि लोग अपने एप्टीट्यूड से अलग जाके, अपनी अभिक्षमता से अलग जाके काम चुन रहे हैं। जो सिविल सेवा के लिए नहीं बने हैं वो सिविल सेवा में आना चाहते हैं, जो राजनीति के लिए नहीं बने राजनीति में जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? जो राजनीति के लिए नहीं बना राजनीति में चला गया, राजनीति तबाह। जो सिविल सेवा के लिए नहीं बना सिविल सेवा में चलाया, सिविल सेवा तबाह। यही आदमी जो सिविल सेवा में चलाया, ये व्यवसाय करता अच्छा करता, लेकिन सिविल सेवा के लिए ठीक नहीं है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं राइट पर्सन एट राइट प्लेस। अगर आप सेना में ऐसे लोगों को भर दीजिए, मान लीजिए सेना में, जो सेना में जाए वहां दार्शनिक बात करे, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, युद्ध होना नहीं चाहिए, बुद्ध बन जाए सेना में जाके, करना है युद्ध, बन गए बुद्ध। अब गलवान घाटी में चीन की सेना सामने खड़ी है, आप बौद्ध दर्शन का प्रवचन दे रहे हैं, काम चलेगा? आप खराब आदमी क्या? नहीं भाई, आप बुद्ध की बात करते हैं, आप शांति की बात करते हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप सेना के लिए ठीक है? आप सेना के लिए ठीक नहीं है। तो हर अच्छा आदमी हर जगह के लिए ठीक नहीं है। वो एक जगह के लिए अच्छा, दूसरी जगह के लिए खराब है। जब वो आदमी जिस जगह के लिए अच्छा, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम करता है, तो दूसरी जगह की नैतिकता पर फिट नहीं बैठता। हमारे देश में यही हो रहा है। राजनीति में सब व्यवसायी आ गए, राजनीति में माफिया आ गए, उनके लिए राजनीति नहीं है। सिविल सेवा में सारे स्वार्थी लालची लोग आ गए, उनके लिए राजनीति नहीं है, उनके लिए सिविल सेवा नहीं है। तो बिना एप्टीट्यूड के अगर आप आ गए, इससे कभी तुम जाओगे ना एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने, सेना में जाना चाहोगे, लेफ्टिनेंट बनना चाहोगे, तो रिटन बड़ा आसान है, एनडीए सीडीएस बड़ा आसान है, हो जाता है लोगों का। यूपीएससी लेता वो एग्जाम भी, लेकिन फिर जब तुम एसएसबी के लिए जाओगे, भोपाल, बेंगलोर, इलाहाबाद, 40 लोगों का बैच जाता, सब वापस लौट आते हैं, एक आदमी को सिलेक्ट हुआ। 5-5 दिन एसएसबी चलता है। क्या टेस्ट करते हैं? एप्टीट्यूड। तुमको दिखाया एक चित्र गुलाब का, गुलाब के फूल का, और तुमने वैलेंटाइन डे लिख दिया, उस पर वैलेंटाइन डे का महत्व लिख दिया, गुलाब के फूल से प्रेम लिख दिया, तुमने श्रृंगार लिख दिया, लिखा तुमने, बढ़िया शानदार कविता लिखी तुमने, फूल गुलाब का दिखाया, काश पे कुछ लिखो। ऐसा करते हैं एसएसबी में, अलग अलग चीज दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, लिखो इस पे कुछ। तुम कभी हृदय आदमी, तुमने गुलाब को देख के सौंदर्य रस की कविता लिख डाली। तुमने वैलेंटाइन डे का महात्म्य लिख डाला, रोज डे बता डाला। तो क्या सेना में जाके वहां रोमांस करोगे, प्रेम बताओगे? उसी गुलाब को देखकर एक बच्चे ने गुलाब के लाल रंग को शौर्य से जोड़ दिया, साहस से जोड़ दिया। ये बच्चा जाने लायक है सेना में। आपको उगता सूरज दिखाया, उगते सूरज को आपने अंगड़ाई लेती प्रेमिका बता दिया, बाहर कर देंगे। उगते सूरज को आपने साहस से जोड़ा तो शायद अंदर आ जाओगे। जिसने सूरज को देख के प्रेमिका पर कविता लिख दी, जिसने लाल गुलाब को देख के वैलेंटाइन डे पे कुछ लिख डाला, खराब इंसान नहीं है, लेकिन सेना में जाने के लिए फिट नहीं है। सेना वीर रस वाली जगह है, तुम्हारे हर चीज को देख के तुम सौंदर्य रस पे भाग जा रहे हो। आदमी खराब नहीं, लेकिन लिटरेचर में जाओगे तो अच्छा करोगे, सेना में अच्छा नहीं करोगे। तो एक समस्या ये है जो हमारा सिलेबस कहता है कि सिविल सेवा सबके लिए नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं। 800-900 लोगों को अगर सरकार चुन रही है, राज्य चुन रहा है, तो 900 लोगों से रोजगार थोड़ी मिलता है करोड़ों के देश में, ये रोजगार नहीं है। इसके पेपर कहना चाहता है कि इसको रोजगार मान के लोग जो आ रहे हैं, अच्छा रोजगार है, वो सिविल सेवा के लिए नहीं है, उनको हमको बाहर करना चाहिए। तो ये एप्टीट्यूड तीसरा कारण है क्या? अभिक्षमता से अलग क्षेत्र और कार्य का चयन। अगर आपने ऐसा काम चुन लिया जो आपके एप्टीट्यूड से मेल नहीं खाता, तो आप उसकी नैतिकता का पालन नहीं कर पाएंगे। तो कोई सवाल अगर पूछा जाएगा कि स्टडी में क्या आप फला जगह गए हैं, सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर बना दिए गए हैं, आपने कुछ दिन में पता किया कि रिपोर्ट बनाई कि सीमा पर सुरक्षा एजेंसी की मिलीभगत से अवैध नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट बना के सबको एक्सपोज करने की सोची। रिपोर्ट आपने जब सबमिट की अपने उच्च अधिकारी को, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, उच्च अधिकारी नाराज हो गया, उसने कहा ऐसी रिपोर्ट दोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। तुम्हारी मां का कैंसर का इलाज चल रहा है जो इसी शहर में हो सकता है, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर कर दूंगा, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारी मां का इलाज रुक जाएगा, आज से रिपोर्ट वापस ले लो। पूछा जाएगा किस स्टडी में, पूछा गया है, रमेश नाम के व्यक्ति का नाम देखिए, इसकी स्टडी 20 नंबर क्या है, पूछा जाएगा तुम क्या करोगे। अब जो उत्तर तुम लिखोगे उस उत्तर से पता चलेगा कि तुम सही आदमी हो क्या वहां जाने के लिए। जिस सुरक्षा एजेंसी में तुम काम कर रहे हो, सही आदमी हो क्या? मैं अपनी मां के कैंसर के इलाज का हवाला देके कहूंगा अकेले मैं ही नैतिक बनाने की ठेका लेकर बैठा हूं कि सारी सुरक्षा एजेंसियां मिली हुई हैं, उच्च अधिकारी मिला हुआ था, अकेले मैं ही नैतिक बना दूंगा चीजों। कह दूंगा भाई ठीक है, सुरक्षा का जिम्मेवारी सब पर है, अकेले मैं थोड़ा कुछ कर सकता हूं, अपनी मां को मरते थोड़ा छोड़ सकता हूं। उत्तर ये भी सही है, लेकिन ये उत्तर एप्टीट्यूड के साथ सही नहीं है। क्योंकि सुरक्षा में जाने वाला सैनिक अगर ये सोचने लगे कि मैं अपने मां बाप के लिए सोचूंगा तो कभी लड़ेगा ही नहीं, जान जाने का खतरा होगा, भाग जाएगा। तुम भी सुरक्षा एजेंसी में काम कर रहे हो, तो इस तरह के सवाल जो हैं उनमें आपको ये समस्या दिखाई जाएगी कि समस्या कहां से आ रही है, व्यक्ति ने गलत जगह का चुनाव कर लिया। कई सवाल इस पे आए।
तीसरा कारण ये है, इसको हल करने के लिए यूनिट 3 है एप्टीट्यूड की, जो हमको बताएगी कि सिविल सेवा में आने वाले लोग कैसे होने चाहिए। क्या होगा तो आप सिविल सेवा के लिए ठीक हो, नहीं तो सिविल सेवा आपके लिए नहीं है। ठीक है। ऐसे ही चौथा कारण बहुत सारे हैं। इन कारणों की पढ़ाई से तुम समझ रहे हो कि पूरा सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें जो अलग अलग यूनिट है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। हम डायग्नोसिस करके पता करते हैं, प्रॉब्लम ए निकली तो पहला तरीका अपनाएंगे, प्रॉब्लम बी निकली दूसरा तरीका अपनाएंगे, प्रॉब्लम सी निकली तीसरा तरीका अपनाएंगे। तीसरा जो गड़बड़ है, तीसरा ये चौथा कारण जो मैंने लिखा, बहुत लोग हैं ना इसलिए अनैतिक हो जाते हैं, अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाते। कैसी भावनाएं? हमारे अंदर दो भावनाएं हैं, एक दुश्मन भावना है, एक दोस्त भावना है। वो गाना सुना है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, गाना सुना है ना। वैसे तुम्हारे अंदर कई संवेग ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर रह के दुश्मन का काम कर रहे हैं, विलन है। बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तुमको, भाषा पर नियंत्रण नहीं है। किसी ने कुछ कहा उस पर कमेंट लेके बरस पड़े, मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, तुमको ये बता दूंगी, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। नियंत्रण नहीं संवेग पर। ऐसा नियंत्रण नहीं होगा, भाषा खराब होगी, आचरण सोच विचार के नहीं करोगे। संवेग आया उबाल की तरह, उस संवेग में गुस्सा आया तो कुछ कर बैठे, क्रोध संभाल नहीं पाते। भाषा पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हमारे बैठे कुछ संवेग है जो अनियंत्रित हो चुके हैं, हमारे भी कंट्रोल में नहीं। अचानक उत्साह बना के बहुत पढ़ेंगे, 4 दिन बाद उत्साह ठंडा। हमारे व्यक्तित्व में कई तरह के संवेग हैं, जिनमें कुछ संवेग हमारे लिए फायदा पहुंचाते हैं, कुछ संवेग नुकसान पहुंचाते हैं। 90% इंसान अपने भीतर के सारे संवेगों को ना तो जानते हैं, ना लाइफ में उन्होंने क्या रोल निभाया इसकी समझ रखते हैं। गणित के मामले में आप बुद्धिमान हैं, विज्ञान पढ़ लिया आप बुद्धिमान हैं आप, लेकिन भावनाओं के मामले में आप बुद्धिमान नहीं है। आप दुनिया समझने के लिए फिजिक्स समझ गए, लेकिन आपके भीतर जो दुनिया चल रही है उसकी समझ आज तक आपको नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर डोमिनेंट इमोशंस कौन से हैं, आपका कौन सा इमोशन कब आता है और क्या नुकसान पहुंचा के आपको जाता है। आप एक ऐसे इंसान, आपकी दोस्ती हर में टूट जाती है, 4 महीने बड़ा प्रेम होता है फिर टूट जाती है, और आप हर बार दूसरे को दोष देते हैं, आपको पता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ आपके भीतर है। आपका इमोशन है जो दोस्ती चल ही नहीं देता। तो अगर हमको भावनाओं की समझ नहीं, अपने भीतर उनका प्रबंधन करना नहीं जानते, हमने अपनी इमोशनल पर्सनालिटी की आज तक एनालिसिस नहीं की है, लाइफ में कौन सी इमोशन हमारे संबंध तुड़वाएंगे, किससे हमारी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, किससे गलत आदमी से हम दोस्ती कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना भारत में लड़का लड़की की शादी से पहले 36 गुण मिलाओ, कुंडली मिलाओ, वैसे ही हमारी दोस्ती में इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है। आपका इमोशन दूसरे के साथ कंपैटिबल है तो आपकी चलेगी, दो अलग अलग इमोशन वाले आदमी नहीं चलेगी। तो क्या आप दोस्ती करने से पहले अपने इमोशन को दूसरे के इमोशन को जानते हैं? गर्लफ्रेंड बनाने से पहले कोई लड़की अच्छी लग गई आपको, क्या आप उसकी इमोशनल पर्सनालिटी को समझते हैं तब बनाएंगे कि बस सिर्फ दिख गई अच्छी इसलिए गर्लफ्रेंड बना लिया, लड़का अच्छा लग गया इसलिए बॉयफ्रेंड बना लिया? अरे अच्छा दिखने में, गुड लुकिंग है, इमोशंस कौन से हैं उसके, आपके इमोशंस कौन से, दोनों कंपैटिबल है कि नहीं है? इसका पता अगर आपको नहीं होगा तो शादी के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद झगड़े शुरू हो जाएंगे, 2 साल में डिवोर्स हो जाएगा। समझदार लोग, इंजीनियर का डिवोर्स हो जाता है, आईएएस का डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स कभी तर्क से नहीं होता, भावना टकराने से होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आईएएस ने जोड़ा 2 धन 2, उसने कहा 5, उसकी पत्नी ने कहा 2 धन 2 4 होता है, दोनों झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया। ऐसा नहीं, 2 धन 2 दोनों के लिए 4 रहेगा, तर्क से झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा भावनाओं का। इस कारण आपका सिलेबस कहता है कि अनैतिकता का एक स्रोत भावनाओं को लेकर मनुष्य में बुद्धिमत्ता की कमी है। इंसान अपनी भावनाओं को संभालना नहीं जानता। इंसान अपनी भावनाओं को संभालना नहीं जानता, सही आदमी की पहचान नहीं कर पाता, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बनाना नहीं आता। इस कारण से उसकी दोस्ती टूट जाती है, संबंध प्रगाढ़ नहीं होते। यह जो टॉपिक है यह कहता है चौथा कारण क्या है? भावनाओं का प्रबंधन ना कर पाना, भावनाओं की पहचान ना होना, इमोशन की गड़बड़ी से। इमोशंस का कुछ केमिकल लोचा है आपके अंदर, उस केमिकल लोचा से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपके इमोशंस दुरुस्त नहीं है, आप इमोशनली सिक हैं, बीमार हैं इमोशंस के लेवल पर। इमोशंस आपके कुछ गलत इमोशंस आप पर हावी हैं, उनका आपने आज तक इलाज नहीं किया, तो आप नैतिक नहीं बन पाएंगे। इस टॉपिक में जो इस इमोशनल प्रबंधन के लिए हमारा टॉपिक है, यह है यूनिट 4, इसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं ईआई। ईआई तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से सवाल ऐसे जहां भावनाओं का गड़बड़ हो रहा है। कहीं भावनाओं से लिखा होगा गड़बड़ी कारण नैतिकता आ रही है, तो उसका समाधान ईआई से होगा। इसका 4 बड़े कारण आपने पढ़े। क्या? पहला अज्ञान, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा आप सही आदमी नहीं उस संस्था के लिए फिर भी संस्था में चले गए, और चौथा आप भावनाओं का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। 4 कारणों से मूलतः इंसान अनैतिक होता है। इन 4 कारणों को दूर करने के लिए हमारे सिलेबस में 5 यूनिट है। पहला और 5वां यूनिट, पहले यूनिट का एक भाग और 5वां यूनिट, इन दोनों को मिलाकर ज्ञान की समस्या हल होगी। दूसरे यूनिट से एटीट्यूड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरे यूनिट से सिविल सेवा में कैसे लोगों को जाना चाहिए, क्या मूल्य है उसके, कैसा इंसान होना चाहिए सिविल सेवा के फिट होगा, इसकी जानकारी होगी। चौथे यूनिट से भावनाओं के इस बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में आप सीखेंगे, जिससे भावनाओं की नैतिकता जो आ रही है उसको दुरुस्त कर पाएंगे।
क्या मनुष्यों में इतने ही कारण हैं अनैतिक होने के? नहीं, ये 4 बड़े कारण हैं। यूनिट 1 में और भी कारण दिए गए हैं। जैसे यूनिट 1 में कारण है कि बहुत सारे लोग मानते हैं हम अकेले नैतिक होकर क्या कर लेंगे, जब सब अनैतिक रहेंगे तो अकेले हम ही क्या कर लेंगे। आदमी में नैतिक साहस की कमी है, मानता अकेले नैतिक बनने से कुछ नहीं होगा, अकेले चना भार नहीं फोड़ता। यूनिट 1 इस समस्या को दूर करने के लिए 1-2 टॉपिक उसने डाल रखा है जो आपको समझाएगी कि नहीं अकेले भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों में नैतिक प्रेरणा नहीं होती। प्रेरणा, वो ये नहीं समझ पाते नैतिक बनने से हमको क्या मिलेगा, नैतिक बनने से हमको क्या मिलेगा, मैं नैतिक क्यों बनूं। यूनिट 1 में एक टॉपिक है जो आपको समझाएगा कि नैतिक बनने से तुमको क्या मिलेगा। जितना तुम समझते जाओगे कि ये चीज मेरी बड़ी मूल्यवान चीज है, उतना तुम्हारे नैतिक बनने की प्रेरणा बढ़ती जाएगी। तो यूनिट 1 2 और समस्याओं का इलाज करेगा जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। कौन कौन सी? प्रेरणा की अगर आप में कमी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि मैं नैतिक क्यों बनूं, आपको लगता है नैतिक बनने में बहुत फायदा, नैतिक बनने में कोई फायदा नहीं। यूनिट 1 का काम है आपको नैतिक बनने के फायदे बताए। जितने फायदे जानते जाओगे, मजबूत तर्क नैतिकता के पक्ष में समझते जाओगे, उतना तुम्हारी नैतिकता बढ़ती जाएगी, प्रेरणा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये धारणा है कि ज्यादा लोग अनैतिक होंगे तो हम नैतिक बनकर क्या कर लेंगे, इसका भी समाधान यूनिट 1 में है। तो 2 और समस्याएं जिनसे लोग अनैतिक बनते हैं। एक, नैतिकता से हमको क्या मिलेगा, नैतिक बन जाए, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। यूनिट 1 का काम है नैतिकता के फायदे बताना। और अकेले में क्या कर लूंगा अगर सब अनैतिक हुए, यूनिट 1 का काम है आप में नैतिक साहस देना। अकेले भी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसका ब्लूप्रिंट देना। इतनी समस्याएं अगर व्यक्ति के स्तर पर सॉल्व हो जाएं, मतलब मोटी मोटी, इसके अलावा भी है लेकिन मोटी मोटी, आप में नैतिक साहस आ जाए, आप में नैतिक प्रेरणा बन जाए, आप समझ जाए नैतिक बनने से आपको क्या लाभ होगा, आप में ज्ञान आ जाए, आपकी वृत्ति बदल जाए, आप सही संस्था का चुनाव करें और आप में भावनात्मक प्रबंधन की क्षमता आ जाए, तो आप नैतिक बन जाएंगे। तो सिलेबस कहता है इतने तरीकों से व्यक्ति नैतिक बनता है। अब इतना सब तो आप करेंगे नहीं, इसलिए आप नैतिक बनेंगे नहीं, लेकिन इससे होगा ये कि आप उत्तर इतना पढ़ने के बाद लिख लेंगे, आप चतुर शैतान बन जाएंगे। चतुर शैतान कौन होता है जानते हो? वो शैतान जो सब कुछ जानता है लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं आई है, इसलिए वो सारी बात बोलता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कितना शानदार आदमी होगा, अंदर से काला है। तो एथिक्स पढ़ा दूंगा तो तुम, संभावना ये होगी चतुर शैतान बन सकते हो। सारी गुणागणित समझ गए आदमी को नैतिक बनाने का क्या क्या आइडिया है, इंटरव्यू बढ़िया दे दोगे, अब एथिक्स में बढ़िया आंसर लिख दोगे, पकड़ ही नहीं पाएगा एग्जामिनर कि तुम नैतिक नहीं हो, सिर्फ आंसर लिखना जानते हो। चले जाओगे सिविल सेवा में घुस के, भावनात्मक प्रबंधन करना नहीं सीखा है, सिर्फ जान लिया उस टॉपिक पढ़ के कैसे होता है, एप्टीट्यूड जान लिया, धोखा दे दोगे इंटरव्यू में, एग्जामिनर को धोखा दे दोगे मेंस में। इसलिए एथिक्स का पेपर आने से ऐसा कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा कि नैतिकता अचानक बहुत बढ़ जाएगी। हाँ ये होगा कम से कम नैतिकता की समझ आ जाएगी आपको, कुछ लोग नैतिक बन जाएंगे। और आप ये भी समझेंगे कि अगर नैतिकता हमको विकसित करनी है तो हमको शुरू से उस पर निवेश करना होगा। अब मैंने ये जो बात बताई इसी तरीके से 1 2 4 5 यूनिट मैंने बता दी। 6वीं और 7वीं यूनिट में संस्थाओं की समस्या, भ्रष्टाचार होगा तो क्यों होता है, संस्थाओं में कार्य संस्कृति क्यों खराब है, भाई भतीजावाद क्यों है, गोपनीयता क्यों है, ये सब अगर बात समझेंगे तो आप समझेंगे ये संस्थाओं की नैतिक समस्या है। हमारी संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है, हमारी संस्थाओं में जवाबदेही नहीं है, ब्यूरोक्रेट जनता पर जवाबदेही नहीं है, अपने आप को मालिक समझता है, कहते हैं जनता का सेवक है लेकिन समझता मालिक है। वो सारी समस्याएं हम अगर ऐसे पढ़ लेते तो हम बताते कि उसी का समाधान यूनिट 6 और 7 से करेंगे। 6-7 से जवाबदेही आएगी, 6-7 से संस्थाओं में लोकतंत्र आएगा, 6-7 से पारदर्शिता आएगी, 6-7 से भ्रष्टाचार खत्म होगा। यूनिट 6 और 7 से बहुत सारे नैतिक मूल्य मजबूत होंगे, संस्थाओं में कार्य संस्कृति बेहतर होगी। तो मैंने जैसे आदमी में अनैतिक होने के कुछ कारण बताए, वैसे मैं 6-7 को भी विस्तार से समझाता तो उसके भी कारण बताता कि इसमें क्यों अनैतिकता है, उसको हम जब पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। लेकिन इससे आपके दिमाग में आइडिया बना कि पूरा सिलेबस या तो कार्य संस्कृति की समस्या को, गोपनीयता की समस्या को, भ्रष्टाचार की समस्या को, संस्थाओं में जवाबदेही न होने की समस्या को, इन समस्याओं को हल करने के लिए बना है, जिसके लिए यूनिट 6 और 7 है। या फिर हमारा सिलेबस अवृत्ति बदलने, ज्ञान देने, एप्टीट्यूड के अनुसार संस्था का चयन करने, भावनात्मक प्रबंधन करने, इस तरह के उपायों से व्यक्ति की नैतिक समस्याओं को समाधान करने के लिए बना है। ये 2 बात मिला दीजिए, आपके सिलेबस का ढांचा तैयार हो जाएगा। तो जब सवाल आएगा, सवाल अगर कार्य संस्कृति पर आएगा तो यूनिट 6-7 की तरफ जाओगे, सवाल पारदर्शिता का आएगा यूनिट 6-7 पर जाओगे, सवाल भावनाओं की गड़बड़ी से कोई नैतिक समस्या का आएगा यूनिट 4 पर जाओगे, सवाल एटीट्यूड की गड़बड़ी से नैतिक समस्या का आएगा यूनिट 2 पर जाओगे। अब इस तरह की बात समझने के बाद जब आगे पढ़ाई करेंगे तो हम इन यूनिट्स को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे कौन से सवाल और किस तरह के सवाल जो आए हैं यूपीएससी में हल होंगे, तो पढ़ते समय इनका क्या कर सकेंगे, एप्लीकेशन भी कर सकेंगे। तो आज मैंने आपको एथिक्स के सिलेबस के आइडिया से परिचित कराया। ये बात बताने के बाद मेरा ओरिएंटेशन का क्लास खत्म हो गया। ओरिएंटेशन का मतलब मैं मानता हूं क्योंकि आपके पास मैंने कहा एथिक्स में एनसीईआरटी नहीं, एथिक्स की बेसिक किताब नहीं, इतिहास भूगोल के विद्यार्थी होते आप तो एनसीईआरटी नोट सब कुछ आपके पास होता। एथिक्स में सारी चीजों के लिए आप उस पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में एथिक्स में आपकी रुचि बनाने के लिए, एथिक्स के सिलेबस की समझ बनाने के लिए, इसको कैसे पढ़ना है, दूसरे विषयों से कैसे अलग है, इन सब के लिए शुरुआती 6-7 क्लास लगाई। अब कल की क्लास से हम सिलेबस में प्रवेश करेंगे मानव सह संबंध में। ठीक है, मानव सह संबंध में। तो आज यहीं तक, सायोनारा, शुक्रिया, नमस्ते। अगली क्लास में मिलते हैं।